देखिए केमिकल काइनेटिक्स में जो हम लोग को पढ़ना है बेसिक फिजिकल केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और इसमें ऐसा बोला जाता है कि द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री व्हिच डील्स अबाउट, देखो इस चैप्टर में 3 चीजें हम लोग मेन डील करेंगे। जैसे चैप्टर का नाम है काइनेटिक्स, तो एक्चुअली हम लोग रिएक्शन की काइनेटिक्स को डील करेंगे, ठीक है, या काइनेटिक्स को कितनी डिफरेंट मेथड से डील कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें आप देखोगे कि 3 टर्म ऐसे होते हैं, अगर हमें किसी रिएक्शन की डिटेल काइनेटिक्स को समझना है तो 3 टर्म हमें एक्सपेरिमेंटली मेजर करने पड़ेंगे, ठीक है। कौन कौन से? एक तो रिएक्शन के रेट को हमें मेजर करना पड़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहला जो टर्म है वो रेट ऑफ रिएक्शन ही होता है। अगर किसी रिएक्शन के काइनेटिक्स को समझना है तो हमें उस रिएक्शन के रेट के बारे में आइडिया होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड टर्म होता है इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सेकेंड टर्म क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और जो थर्ड टर्म होता है वो रिएक्शन की मैकेनिज्म होती है। ठीक है, तो अगर किसी रिएक्शन के काइनेटिक्स को हमें डील करना है या काइनेटिक्स को समझना है तो ये 3 टर्म आपको समझ में आने चाहिए, और इन 3 के बारे में आपको पता होना चाहिए। रिएक्शन का रेट क्या है, ऑर्डर क्या है और उसकी मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। तो अगर किसी रिएक्शन के ये तीनों टर्म को हम लोग एक्सपेरिमेंटली मेजर कर सकते हैं तो इसका मतलब हम उस रिएक्शन की काइनेटिक्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो काइनेटिक्स में मेन यही 3 टर्म हम लोग शुरुआत में पढ़ेंगे, है ना। काइनेटिक्स में सबसे पहले तो रेट की बात करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन के रेट को कैसे मेजर किया जाता है, रेट होता क्या है, कैसे डिफाइन करते हैं उसको, है ना। सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर को कैसे मेजर करते हैं, और मैकेनिज्म क्या है रिएक्शन की, ठीक है। तो ये 3 टर्म हम लोग को पढ़ने हैं। और अगर आप लोग रिएक्शन के डिटेल में अगर आप जाओ कि रिएक्शन नेचर में कितने टाइप की होती है, तो रिएक्शन को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है, फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन एंड वेरी स्लो रिएक्शन, ठीक है ना। नेचर में जितनी भी रिएक्शंस होती है, चाहे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, आइदर फास्ट रिएक्शन और स्लो रिएक्शन और वेरी स्लो रिएक्शन, ठीक है। और ये जो हम लोग काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं ये स्पेशली हम लोग स्लो रिएक्शन के लिए निकाल सकते हैं। काइनेटिक्स में ये जो तीनों टर्म हम लोग पढ़ रहे हैं, रेट हो गया, ऑर्डर हो गया और मैकेनिज्म हो गया, ये हम लोग केवल किसका मेजर कर सकते हैं? स्लो या मॉडरेट रिएक्शन का, है ना। क्योंकि फास्ट रिएक्शन जो होती है वो इतने कम समय में कंप्लीट हो जाती है, जैसे 1 मिली सेकंड से कम समय में कंप्लीट होने वाली रिएक्शन को फास्ट रिएक्शन की कैटेगरी में रखा जाता है। लेकिन इतने कम टाइम में कंप्लीट होती है ना, तो उनकी हम लोग बेटा एग्जैक्टली मैकेनिज्म नहीं एक्सप्लेन कर सकते, ये पता ही नहीं लगा सकते कि इसमें इंटरमीडिएट बन भी रहे कि नहीं बन रहे हैं, या बन भी रहे तो इंटरमीडिएट को डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है किसी टेक्निक से। तो जब यही नहीं पता चलता है कि उसकी मैकेनिज्म क्या है, तो ऑर्डर एक्चुअली मैकेनिज्म से डिफाइन होता है, और जब ऑर्डर नहीं पता चलेगा तो रेट भी एक्यूरेटली मेजर कर पाना डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो फास्ट रिएक्शन के लिए हम लोग बोलते हैं फास्ट रिएक्शन काइनेटिक्स को हम लोग प्रैक्टिकली डील ही नहीं कर सकते, ठीक है। और वेरी स्लो रिएक्शन जो होती है वो बहुत ही स्लो होती है, कुछ रिएक्शन इतनी स्लो होती है जिनको होने में कई डेज तक लग जाते हैं, जैसे फर्मेंटेशन वगैरह कई सारी रिएक्शन आप पढ़ोगे। कोरोजन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो बहुत वेरी स्लो प्रोसेस होता है। तो यहाँ तक कि वेरी स्लो रिएक्शन कई बार कितने सर्टेन टाइम में कंप्लीट होती है, वो टाइमिंग फिक्स नहीं होता, ठीक है ना। और जब किसी रिएक्शन का टाइम ऑफ कंप्लीशन ही नहीं फिक्स है ना, इतने धीमे धीमे हो रहा है, कुछ डेज या कुछ मंथ में जाके कंप्लीट हो रही है रिएक्शन, तो उनका एग्जैक्टली रेट डिफाइन कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो ना तो हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर में फास्ट रिएक्शन के बारे में, ना तो हम लोग बात करेंगे स्लो रिएक्शन, हम लोग मॉडरेट टाइप या स्लो टाइप रिएक्शन की बात करेंगे, ठीक है ना, जो एक सर्टेन टाइम इंटरवल में अगर हम लोग करते हैं कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो उन्हीं के बारे में इस चैप्टर पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे।
इसमें सबसे पहला टर्म जो है वो है रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे पहला टर्म इसमें हम पढ़ेंगे कि रिएक्शन का रेट क्या होता है एंड हाउ वी कैन एक्सप्रेस रेट ऑफ रिएक्शन। रेट को कैसे एक्सप्रेस किया जाए, ठीक है। तो जैसे एक मान लो कोई रिएक्शन है, ए इसमें रिएक्टेंट है और इससे आपका क्या बन रहा है, बी एक प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो रेट की जो बेसिक डिफिनेशन है वो कहती है रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज डिफाइंड एज चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, ठीक है। रेट को कैसे डिफाइन किया जाता है, रेट को डिफाइन किया जाता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। अगर हम लोग यूनिट टाइम में ये पता लगा ले कि किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना चेंज हो रहा है या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना चेंज हो रहा है, ठीक है, तो हम लोग उसके रिएक्शन के रेट को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। रेट को डिफाइन ही किया जाता है चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू अच्छा रेट कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का भी देख सकते हैं, चेंज मेजर कर सकते हैं, प्रोडक्ट का भी। ऐसा नहीं कि मतलब रेट जो है ऐसा नहीं कि केवल रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, प्रोडक्ट पे नहीं करता है, या प्रोडक्ट पे करता है रिएक्टेंट पे नहीं करता है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। रेट हम लोग दोनों के टर्म में किसी के रिस्पेक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। रेट कैन बी एक्सप्रेस in term either in term of concentration of reactant or in term of concentration of product, ठीक है। रेट को आप रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। और इसका जो बेसिक फॉर्मूला ये डिफिनेशन है वो क्या कह रहा है, रेट इज डिफाइंड एज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में कितना कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का चेंज हो रहा है, अगर हम ये मेजर कर लें तो वो भी रेट को एक्सप्रेस कर देगा, वो भी रेट के बराबर होगा। या बेटा किसी प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के चेंज को मेजर कर लें, है ना, विद इन यूनिट टाइम में, ठीक है, तो वो भी रेट के बराबर ही होगा, ठीक है। तो इसका अगर बिल्कुल जनरल फॉर्मूला लिखा जाए तो रेट का जनरल फॉर्मूला क्या होना चाहिए बताओ, रेट को फॉर्मूले के टर्म में लिखा जाए, हाँ, तो ये हो जाएगा कंसंट्रेशन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर टाइम, ठीक है। तो ये लिख लीजिए, एक फॉर्मूला लिख लीजिए, रेट इज इक्वल टू चेंज इन रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। तो इसमें ये फॉर्मूला जरूर नोट कर लीजिए, रेट इज डिफाइंड एज चेंज इन concentration of reactant और प्रोडक्ट पर टाइम, ठीक है। तो अगर हम लोग यूनिट ये बिल्कुल जनरल फॉर्मूला आपका है, रेट को एक्सप्रेस करने का ये एक जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। तो किसी भी काइनेटिक्स में किसी भी रिएक्शन के रेट को एक्सप्रेस करना है तो इस फॉर्मूले से हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। रेट ठीक है, तो ये हो गया, तो रेट हो जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर टाइम। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत होने की नहीं, यूनिट बता सकते हो रेट की क्या होनी चाहिए, मोलरिटी पर सेकेंड है ना, ठीक
ठीक है, बिल्कुल सही है ना। क्योंकि तो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या हम लोग लेते हैं, कंसंट्रेशन को हम लोग मोल पर लीटर में लेते हैं, ठीक है, मोल पर लीटर बोलो या मोलरिटी बोलो की बात है। तो इसमें न्यूमरेटर में हम लोग कंसंट्रेशन ले रहे हैं और कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर और विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब काइनेटिक्स में बेटा टाइम की कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं होती है। अब हो सकता है वो आप जो रेट मीजर कर रहे हो वो सेकंड के इंटरवल में कर रहे हो, मान लो आपने 10 सेकंड से 15 सेकंड के बीच का रेट मीजर कर रहे हो तो 5 सेकंड हो जाएगा, है ना, डिफरेंस डेल्टा टी। एक्चुअली ये टाइम इंटरवल होता है ना, डिवाइडेड बाय टाइम नहीं है, एक्चुअली वो टाइम इंटरवल है डेल्टा टी। तो आप ऐसे समझो कि न्यूमरेटर में है चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की यूनिट हम लोग लिख सकते हैं मोल पर लीटर, ठीक है, और डिवाइडेड बाय टाइम। तो जनरल यूनिट तो ये ऐसे लिख सकते हैं, बाकी आप उसको और भी अलग अलग तरह से लिख सकते हो। मोल पर लीटर को आप मोलरिटी लिख दीजिए, ठीक है, और टाइम इनवर्स लिख दीजिए, ठीक है। अब हो सकता है कि टाइम आप सेकंड में लेके चल रहे हैं तो मोलरिटी सेकंड इनवर्स लिख सकते हैं। हो सकता है आप टाइम मिनट में लेके चल रहे हो, है ना, तो वो डिपेंड करता है कि टाइम की यूनिट कुछ भी हो सकती है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे कंसंट्रेशन मोलर कंसंट्रेशन का एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। रेट में जब हम लोग कंसंट्रेशन टर्म की बात करते हैं तो ये मोलर कंसंट्रेशन होता है, मोलर कंसंट्रेशन मींस मोलरिटी होती है, ठीक है। तो इसको स्मॉल एम मत लीजिएगा, ठीक है, इसको कैपिटल में लीजिएगा। क्लियर हो गई बात, है ना। तो ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले की हम लोग बात कर रहे हैं। अब इसमें टाइप्स ऑफ रेट की बात करते हैं कि रेट को कितनी तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है केमिकल काइनेटिक्स में, है ना, कितनी तरह से हम लोग रेट को एक्सप्रेस किया जाएगा। तो टाइप्स ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन के रेट को दो तरह से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है एवरेज रेट, है ना, दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है। रेट को जब भी हम लोग लिखेंगे तो या तो बेटा हम लोग एवरेज रेट के टर्म में लिख रहे होंगे रेट को, है ना, या तो बेटा हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट को लिख रहे होंगे। काइनेटिक्स में रेट को इन दोनों में से किसी एक टर्म से लिखा जाता है। अब दोनों डिफरेंस क्या है, तो देखिए एवरेज रेट जनरली तब डिफाइन होता है जब टाइम इंटरवल एक डिफिनिट हो, एक डिफिनिट टाइम इंटरवल पे हम लोग रेट को एक्सप्रेस करना चाह रहे हो या रेट को मीजर कर रहे हो, किसी केमिकल रिएक्शन के रेट को एक डिफिनिट टाइम इंटरवल में मीजर कर रहे हो। जैसे मान लो आपने कोई रिएक्शन है, रिएक्शन स्टार्ट हुई t इक्वल टू 0 पे, ठीक है, फिर आपने t इक्वल टू 5 मिनट पे कंसंट्रेशन मीजर कर लिया रिएक्टेंट पे, है ना, कि 5 मिनट पे क्या कंसंट्रेशन थे रिएक्टेंट के। फिर आपने 10 मिनट के बाद फिर से एक सैंपल लिया और उसमें मेजर किया कि रिएक्टेंट का क्या कंसंट्रेशन है ना। तो आपने 5 मिनट से 10 मिनट के बीच दो आपने टाइम इंटरवल लिए, 5 मिनट एक 10 मिनट। तो आप जो रेट निकालोगे वो 5 मिनट से 10 मिनट के बीच का जो रेट है वो मीजर करोगे। वो 5 से 10 मिनट का रेट मतलब 5 मिनट, 5 मिनट एक सिग्निफिकेंट एक डेफिनेट टाइम इंटरवल है, एक सर्टेन टाइम इंटरवल है ना। तो ऐसे केस में एवरेज रेट लिखना ज्यादा सही रहेगा हमारे लिए, ठीक है। तो एवरेज रेट कब हम निकालते हैं या कब तक डिफाइन करेंगे, तो सिंपल सी बात है, देखो जब टाइम इंटरवल बिल्कुल डेफिनिट हो, फिक्स हो, एक सिग्निफिकेंट टाइम इंटरवल हो, ठीक है, या फिर उसको लास्ट टाइम इंटरवल भी कह सकते हैं। तो एक लास्ट टाइम इंटरवल या फिर डेफिनेट टाइम इंटरवल या फिर एक सिग्निफिकेंट टाइम इंटरवल में जब भी रेट को निकाला जाता है या मेजर किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है, तो उसे थ्योरी में एवरेज रेट का नाम दिया जाता है, ठीक है। अब जब टाइम इंटरवल लार्ज होगा या डिफरेंट होगा तो कंसंट्रेशन का चेंज भी ठीक ठाक होगा, मीजरेबल होगा, है ना। 5 मिनट पे मान लो कंसंट्रेशन थे 10 मोल पर लीटर, तो 10 मिनट पे कंसंट्रेशन घट के हो जाएंगे 8 मोल पर लीटर। तो 10 से 8 हो गया तो 2 मोल पर लीटर, एक सिग्निफिकेंट चेंज है ना। तो यहाँ पर एवरेज रेट जब भी लिखा जाता है तो यहाँ पे डेल्टा साइन यूज किया जाता है, इसको लिखते हैं डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, है ना। डेल्टा हमेशा लार्ज डिफरेंस के लिए यूज होता है, तो डेल्टा सी को लिख सकते हैं C2 माइनस C1, ठीक है ना, और डेल्टा टी को क्या लिख सकते हैं T2 माइनस T1।
ये हमारा फॉर्मूला बन जाया करेगा एवरेज रेट का। जब भी हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा साइन के साथ कंसंट्रेशन या टाइम को एक्सप्रेस कर रहे होंगे तो उसे हम लोग बोलेंगे एवरेज रेट। ठीक है, तो एवरेज रेट का फॉर्मूला हो गया डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। ठीक है, और यहाँ पे चेंज इन कंसंट्रेशन डिफिनिट है ना, फिक्स्ड है, तो उसको फाइनल माइनस इनिशियल लिखने में कोई समस्या नहीं होगी हम लोग। उसको हम लोग ओपन कर दिया करेंगे, डेल्टा सी को C2 माइनस C1 और डेल्टा टी भी डिफिनिट है तो T2 माइनस T1 लिख दिया करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये हमारा इस फॉर्मूले से एवरेज रेट को हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में हम लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं अगर हमें एवरेज रेट पूछा जा रहा हो। ठीक, क्लियर। इंस्टेंटेनियस रेट क्या है, तो उसके तो नाम में आ रहा है इंस्टेंटेनियस। ठीक है, तो ये जो रेट है ये बहुत ही इनफाइनाइटली स्मॉल, बहुत ही छोटे या बहुत ही सूक्ष्म समय अंतराल में ये निकाला जाता है। ठीक है, इट इज डिफाइंड फॉर इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम इंटरवल। कहने का मतलब कि जैसे कोई रिएक्शन स्टार्ट हुई t=0 पे, तो 5 मिनट में आपने एक सैंपल लिया रिएक्टेंट का, उसका कंसेंट C1 था, और फिर 5.0001 सेकंड के बाद फिर से आपने एक सैंपल ले लिया। तो इतने छोटे से समय अंतराल में 5 मिनट में और 5.0001 मिनट पे अगला सैंपल ले लिया, तो कंसंट्रेशन जो बदला होगा वो ना के बराबर ही बदला होगा, है ना। रिएक्टेंट का कंसेंट थोड़ा सा हल्का सा ही कम हुआ होगा लेकिन वो बहुत सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे टाइम इंटरवल को हम डेल्टा टी ना बोल के dt बोलेंगे, है ना, क्योंकि बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल है। और जब टाइम इंटरवल बहुत वेरी वेरी स्मॉल होता है तो वहां पे डिफरेंशिएशन वाले टर्म यूज होते हैं, तो डेल्टा जगह dt बोलेंगे, और कंसंट्रेशन भी बहुत थोड़ा सा ही चेंज हुआ होगा तो उसको dc बोलेंगे, है ना। ये बेसिक आप लोग मैथ्स खूब जानते हो। तो जब टाइम इंटरवल बहुत ही कम होता है, इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम इंटरवल होता है, या फिर कई बार किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ही रेट पूछा जाए कि बोले बताओ एग्जैक्ट 5 मिनट पे ही क्या रेट था, या एग्जैक्ट 8 मिनट पे क्या रेट था, या 10 मिनट पे क्या रेट था, तो वो भी इंस्टेंटेनियस रेट ही निकाला जाएगा। ठीक है ना। तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे रेट निकालना है, या फिर टाइम इंटरवल इतना कम है, इतना कम है, इतना कम है कि कंसंट्रेशन ना के बराबर चेंज हो रहा है, कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आ रहा है, तो वहां पे इंस्टेंटेनियस रेट को लिखा जाता है। ठीक है, तो इसमें ऐसे ले सकते हो व्हेन डेल्टा टी टेंड्स टू 0, है ना, मतलब कंसंट्रेशन ना के बराबर चेंज हो रहा हो। ठीक है, या डेल्टा टी टेंड्स टू 0, है ना। और जब वही है कि जब डेल्टा सी 0 तक टेंड कर रहा होगा तो मैथमेटिक्स में इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, डीसी, या डेल्टा टी को dt, है ना, क्योंकि ये वैल्यूज 0 एग्जैक्ट तो नहीं होंगी लेकिन 0 तक टेंड कर रही होंगी, है ना, क्लोज टेंडिंग वैल्यूज होंगी, तो इनको हम लोग डीसी dt बोल सकते हैं। तो यहाँ से इंस्टेंटेनियस रेट का फॉर्मूला हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, इंस्टेंटेनियस रेट हो जाएगा डीसी बाई dt। तो इंस्टेंटेनियस रेट आपका हो जाएगा डीसी बाई dt। ठीक है, तो इतना ही दोनों में डिफरेंस है। फिर इसमें आते कि साइन कन्वेंशन के बारे में भी हम लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, कि अभी जैसे हम लोगों ने ऊपर फॉर्मूले पढ़े हैं लेकिन अभी वहां पे साइन की बात नहीं की है। ठीक है, लेकिन साइन भी हमें कई बार क्वेश्चन में देख के चलना पड़ता है। ठीक है, तो इसको भी समझते हैं, साइन कन्वेंशन के बारे में भी समझ लेते हैं। तो जैसे मान लो कि एक रिएक्शन है, ए से बी बन रहा है। ठीक है, ए रिएक्टेंट है, बी इसमें प्रोडक्ट है। अब देखिए T=0 पे जब रिएक्शन स्टार्ट किया आपने, तो आपने C का कंसंट्रेशन 10 मोल पर लीटर लिया। ठीक है, उस समय B बना नहीं था, 0। ठीक है, फिर आफ्टर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद आपने देखा कि इसका कंसंट्रेशन 9 मोलर हो गया, 1 मोलर कम हो गया मान लो 2 सेकेंड में। ठीक है, उधर इसका कितना हो गया, इसका 1 मोलर बढ़ गया। ठीक है, इसका कितना हो गया, 1 मोलर हो गया। फिर आपने 4 सेकंड के बाद देखा तो ये 8 मोलर रह गया, और इधर ये कितना बन गया, 2 मोलर। फिर आपने 6 सेकंड के बाद देखा तो ये 7 मोलर, 3 मोलर।
इस तरह से मतलब कुछ चेंज आपको नजर आएगा, और ये बहुत कॉमन सी बात है ना। और हाँ एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे जो हम लोग रिएक्शन पढ़ रहे हैं वो सारी इरिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ रहे हैं। मतलब जो हम लोग काइनेटिक्स डील कर रहे हैं वो कैसी रिएक्शन है, इरिवर्सिबल है, केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रही है, इसमें कोई बैकवर्ड डायरेक्शन पे रिएक्शन नहीं चल रही है ना। तो अगर कोई इरिवर्सिबल रिएक्शन है तो जैसे जैसे बेटा टाइम बढ़ रहा है, एज टाइम इंक्रीजेस, जैसे टाइम बढ़ रहा है ना, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा होगा, कमी हो रहा होगा, है ना। इरिवर्सिबल रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन तो चल नहीं रही है, तो लगातार रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता ही दिख रहा होगा, है ना। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन में ऐसा ही होता है, एज टाइम इंक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट गोज ऑन डिक्रीजेस, है ना। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम हो रहा होता है, लेकिन साथ ही साथ प्रोडक्ट के बारे में अगर ध्यान से देखें तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा आपको ट्रेंड देखने को मिल रहा होगा, है ना। अब अगर हम लोग एक यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर ले, केवल एक हम लोग यहाँ क्या प्लॉट कर ले, ग्राफ, दो ग्राफ प्लॉट करेंगे अलग अलग। एक हम लोग रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को वाई एक्सिस में एज ए वेरिएबल ले रहे हैं और विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। और एक बनाएंगे हम लोग कंसंट्रेशन प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखिए रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन शुरुआत में 10 मोलर था, फिर टाइम बढ़ा 9 मोलर हो गया, फिर 8 मोलर हो गया, फिर 7 मोलर, 6 मोलर, 5 मोलर, 3 मोलर, 2 मोलर, ऐसे कम होता जा रहा है, ठीक है। तो ये ग्राफ हमारा अगर सारे पॉइंट मिलाएंगे तो कैसा बनेगा, कुछ इस तरह का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का, ठीक है। तो ये चलो बना देता हूँ, ये ग्राफ मैंने ये इस तरह का बना दिया, ठीक है। तो ज्यादातर देखते हैं कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम अगर इरिवर्सिबल रिएक्शन है तो वो क्या होता है, कम होता है, ठीक है। और उधर प्रोडक्ट के लिए देखें तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जीरो टाइम पे जीरो है, फिर किसी पर्टिकुलर टाइम पे बढ़ गया और नेक्स्ट टाइम पे और बढ़ गया, ऐसे करते आ रहे हैं तो बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। तो इधर इसका ग्राफ कैसे बनने वाला है, इंक्रीजिंग, है ना। बोलो भाई, इधर इसका ग्राफ कैसे बनने वाला है, इंक्रीजिंग बनने वाला है, ठीक है। अब देखो तो ये ग्राफ अभी मैंने बनाया, अब इसमें आप क्या करो, कोई दो टाइम इंटरवल ले लेते हैं, चलो ये टाइम मान लेता हूँ T1, ठीक है, और ये टाइम एक मैंने मान लिया T2, ठीक है। और T1 टाइम इंटरवल पे जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो कुछ मैंने मान लिया C1, ठीक है। ऐसे बेटा T2 टाइम इंटरवल पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ये भी कुछ वैल्यू होगी, मान लिया मैंने C2, ठीक है। अब आपको मैं अगर पूछूं, बताइए कि अगर यहाँ रेट रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के टर्म में लिखे, तो अभी हम लोगों ने रेट को पढ़ा है C2 माइनस C1, है ना, क्या फॉर्मूला था, हाँ, तो C2 माइनस C1 डिवाइड बाई T2 बाई T। अब देखो T2 माइनस T1 ये तो पॉजिटिव नंबर है, लेकिन C2 माइनस T2 कैसा नंबर है, नेगेटिव। हाँ बोलो बेटा। सर ये जो पहला वाला ग्राफ है सर, इसमें बोलो रिएक्टेंट बोलो। साइड में वो क्या वाई एक्सिस को टच कर जाएगा? क्या कह रहे हैं, बताइए। सर रिएक्टेंट साइड में ये वाई एक्सिस को टच करेगा? रिएक्टेंट साइड में वाई एक्सिस को टच करेगा, हाँ क्यों नहीं करेगा। T इक्वल टू 0 पे कोई 10 मोलर लेके चल रहे हैं ना, तो 10 कोई सर्टेन नंबर है कि नहीं, यस सर। मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू से तो स्टार्ट होगा ना वो, भाई यस ग्राफ सर, मान लो यस। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो ये वैल्यू 10 मोलर या कुछ भी C0 मान लो, इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ तो होगा ही। हाँ करेगा, बिल्कुल करेगा, है ना। वो मैंने टच नहीं कराया, उधर भी क्यों टच। अब देखो इसमें ये डिपेंड, स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है ग्राफ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन वो डिपेंड करेगा ऑर्डर क्या है रिएक्शन का। अभी हम लोग ऑर्डर पे नहीं बात कर रहे हैं, अभी हम जनरल ग्राफ, तो जनरल ग्राफ ऐसे ही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मान के होता है, ठीक है। तो वो जब ऑर्डर की बात करेंगे तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में स्ट्रेट लाइन बनता है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर तो ऐसा बनता है, ठीक है। तो अभी हम लोग विदाउट ऑर्डर बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर इस तरह का ग्राफ बन रहा है, ठीक है, तो रेट हो जाएगा C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। अब देखो डिनोमिनेटर में बेटा ये टर्म जो है ये तो क्या है, पॉजिटिव नंबर है,
T2 माइनस T1 है ना। लेकिन न्यूमिनेटर में ये वाला टर्म देखिए, ये वैल्यू निगेटिव आती हुई दिखाई दे रही है ना, क्योंकि T2 कम है, T1 ज्यादा है ग्राफ में। और रेट ऑलवेज पॉजिटिव होता है। हाँ, एक ये बात बताई नहीं, ऊपर ये लिख लीजिएगा, रेट ऑलवेज पॉजिटिव होता है, चाहे वो एवरेज हो, इंस्टेंटेनियस रेट, उससे कोई मतलब। रेट ऐसा टर्म है जो हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। किसी भी रिएक्शन का रेट निगेटिव नहीं हो सकता। रेट इज अ पॉजिटिव टर्म, ऑलवेज पॉजिटिव लिखिएगा बेटा। किसी भी रिएक्शन का रेट निगेटिव नहीं होता है। तो अब देखो, ये तो काइनेमेटिकली बैलेंस ही नहीं है, देखा जाए तो रेट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, और राइट साइड में अगर देखें तो वो टर्म क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। तो अगर हमें इसे काइनेमेटिकली बैलेंस करना है तो एक माइनस साइन हमें लेकर चलना पड़ेगा। किधर साइड? राइट साइड, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से हमें साइन कन्वेंशन का आइडिया ये लगना चाहिए कि जब भी हम लोग किसी रिएक्शन के रेट को रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के टर्म में लिख रहे होंगे, क्योंकि ये ग्राफ बनाते समय मैंने कंसंट्रेशन किसका लिया था? रिएक्टेंट का लिया था ना। तो बेटा हमें आगे माइनस साइन यूज करना पड़ेगा, मतलब विद निगेटिव साइन हमें रेट को एक्सप्रेस करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये बात समझ आई। तो इससे ये समझ में आया कि किसी रिएक्शन के रेट को जब भी हम लोग रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के टर्म में एक्सप्रेस कर रहे होंगे तो विद निगेटिव साइन, हम एक माइनस साइन हमें अपनी तरफ से लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक पॉइंट लिख लीजिएगा अपनी लैंग्वेज में, रेट whenever rate of reaction is expressed in term of concentration of reactant, है ना, ऑलवेज यूज निगेटिव साइन। तो हमेशा एक निगेटिव साइन अपनी तरफ से यूज करो काइनेमेटिकली बैलेंस करने के लिए, ठीक है। हमें माइनस साइन लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग इधर आ जाए प्रोडक्ट साइड, तो यहाँ पे देखिए इस ग्राफ में इस समय देखिए, मान लिया टाइम T1 है, यहाँ मान लिया टाइम T2 है। तो T1 टाइम इंटरवल पे कंसंट्रेशन कितना है? C1 है ना, ये वैल्यू मान लिया C1। और T2 टाइम इंटरवल पे ये वैल्यू कितनी आ रही है? T2 आ रही है, ठीक है। तो आप इस ग्राफ में अगर देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि टाइम बढ़ रहा है, यानी टाइम तो हमेशा आगे बढ़ता है, ठीक है, लेकिन कंसंट्रेशन भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो अगर यही फॉर्मूला हम लोग इसके लिए लगाएं इस ग्राफ में, तो यहाँ डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव आता दिख रहा है और न्यूमरेटर पॉजिटिव आता दिख रहा है। इसका मतलब प्रोडक्ट के टर्म में रेट लिखने में अपनी तरफ से कोई माइनस साइन यूज करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। वहां पे तो पॉजिटिव ऑलरेडी आ ही रहा है। तो जब भी हम लोग ये वाले ग्राफ से आप ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो कि जब भी आप किसी रिएक्शन के रेट को प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के टर्म में एक्सप्रेस कर रहे होंगे तो नेवर यूज नेगेटिव साइन, उसमें तो कोई साइन यूज करने की जरूरत नहीं है, वो कुछ नहीं लिखेंगे तो पॉजिटिव माना जाएगा, ठीक है, या प्लस लगा देंगे तो और सी बात। लेकिन रिएक्टेंट के टर्म में जब भी रेट को लिखेंगे तो ऑलवेज यूज नेगेटिव साइन, ठीक है, क्योंकि वो नहीं यूज करेंगे तो मामला वहां गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आप लोग को समझ में आ गई होगी मेरे काम का, बोलो। क्योंकि अभी हम लोग रेट लिखेंगे तो वहां पे इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, बोलो समझ में आ रहा है? चलिए फिर आगे बढ़े। चलो तो फिर इसमें नेक्स्ट है रेट ला एक्सप्रेशन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेट ला एक्सप्रेशन। रेट ला एक्सप्रेशन क्या होता है? देखिए, एक इसमें मैंने एक रिएक्शन कंसीडर की है, कंसीडर है जनरल रिएक्शन, ठीक है। एक जनरल रिएक्शन मैंने ले लिया N1A प्लस N2B से हम सर सेकंड ग्राफ के लिए रेट नहीं, ठीक है। अब इस रिएक्शन की रेट ला को एक्सप्रेस करना है, मतलब रेट ला एक्सप्रेशन हमें बताता है, रेट ला एक्सप्रेशन हमें ये बताता है किसी रिएक्शन के रेट को
आप किसी भी रिएक्टेंट, है ना, आइदर वो ए है या बी है, या किसी भी प्रोडक्ट सी या डी के कंसंट्रेशन के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। रेट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ एनी रिएक्टेंट स्पीसीज और प्रोडक्ट स्पीसीज। हाँ अभी हाँ बोलो बेटा। सर सेकंड ग्राफ के लिए रेट के वो क्वेश्चन भी लिखेंगे। वो आप लिख लीजिएगा, वो तो आप मन में आ ही गया है कि ये वाला टर्म पॉजिटिव आ जाएगा ना सेकंड वाले ग्राफ में, तो फिर आपको कोई साइन कन्वेंशन नहीं यूज करना पड़ेगा प्रोडक्ट के टर्म में जब लिखेंगे, है ना। Yes. तो है तो उसमें लिख लीजिएगा कि जब भी रेट को हम लोग प्रोडक्ट के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे देन नेवर यूज नेगेटिव साइन, वहां पे नेगेटिव साइन कभी नहीं यूज करेंगे, है ना। रिएक्टेंट के टर्म में लिखेंगे तब नेगेटिव साइन यूज करेंगे, प्रोडक्ट के टर्म में तो विद पॉजिटिव साइन ही रेट लिखा जाएगा, ठीक है। बोलो क्लियर हो गया बात? Yes. अब देखिए तो रेट ला एक्सप्रेशन हमें क्या बताता है कि किसी रिएक्शन के रेट को हम लोग किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करेंगे तो उसका एक तरीका हम लोग को इस रेट ला एक्सप्रेशन में बताया गया है। देखिए जैसे आप रिएक्टेंट ए के रिस्पेक्ट में रेट को एक्सप्रेस करना चाहते हो, ठीक है, तो उस रिएक्टेंट का अगर कोई कोफिशिएंट है, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, जैसे यहाँ पे n1 मैंने लिया हुआ है, ठीक है, तो उसका आपको कर देना है रेसिप्रोकल, उसका क्या कर देना है रेसिप्रोकल, उसको लिख दीजिए 1/n1, ठीक है सबसे पहले। फिर देखिए कि ये जो A है वो रिएक्टेंट है कि प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट है, और अभी हम लोगों ने पढ़ा कि रिएक्टेंट के रेट को किस साइन के साथ लिखना है, माइनस साइन, तो माइनस साइन लगाना मत भूलिए, ठीक है। फिर ये डिसाइड कर लीजिए कि एवरेज रेट ला के टर्म में लिखना है रेट ला एक्सप्रेशन की इंस्टेंटेनियस, तो अभी चलो हम लोग एवरेज लिखते हैं, ठीक है। इंस्टेंटेनियस भी लिख सकते हो, जैसे एवरेज लिखेंगे वहां पे डेल्टा की जगह डी साइन यूज कर लेंगे, ठीक है। तो अभी चलो एवरेज वाला लिखते हैं, तो डेल्टा, ठीक है, और फिर जिसका कंसंट्रेशन लिखना है उसको सी के सफिक्स में लिख दिया, सी ए डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, ठीक है ना। तो ये मैंने क्या किया, इस रिएक्शन के रेट को रिएक्टेंट की के टर्म में लिख दिया, बोल भाई, है ना। या फिर यहाँ पे जैसे मैंने सी ए टर्म यूज किया है, यहाँ पे एक्टिव मास वाला टर्म भी यूज किया जा सकता है ना, कि कंसंट्रेशन और मोलर एक्टिव मास एक ही चीज होती है डाइल्यूट सॉल्यूशन में, तो अगर यहाँ पे वो डब्बे वाला टर्म यूज करोगे तो वो भी कोई गलत नहीं है। अब यही रेट बराबर होगा, इक्वल होगा अगर हम लोग ऐसे ही बी के टर्म में लिख दें, है ना। अब बी का कोफिशिएंट हमें दिख रहा है क्या, n2 है, तो पहले इसका रेसिप्रोकल कर दो 1/n2, फिर माइनस साइन लगा दो क्योंकि भैया ये रिएक्टेंट है, फिर डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, ठीक है। तो ये रेट बराबर होगा, इक्वल होगा, ठीक है, चाहे आप एक रिस्पेक्ट में निकालें रेट, है ना, ए के कंसंट्रेशन के चेंज के रिस्पेक्ट में या फिर बी के कंसंट्रेशन के चेंज के रिस्पेक्ट में, वो दोनों बराबर ही होगा, ठीक है। अब अगर हम आप कहो कि सर मैं सी के रिस्पेक्ट में लिखना चाहता हूँ, तो इसी को आप कैरी कर सकते हो, सेम इसी ट्रेंड के अकॉर्डिंग लिख सकते हो। इसका कोफिशिएंट कितना है, m1 है, तो इसको लिख दीजिए 1/m1। बस ये C क्या है, प्रोडक्ट है, इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि वो रिएक्टेंट की प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट तो माइनस साइन यूज नहीं करेंगे, ठीक है, तो विद पॉजिटिव साइन डेल्टा सी सी बाई डेल्टा टी, ठीक है। और ऐसे ही डी के टर्म में लिख देंगे, तो ये आएगा बराबर 1/m2 डेल्टा सी डी बाई डेल्टा, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट क्या बोला जाएगा, इसको बोलते हैं रेट ला एक्सप्रेशन, है ना। ये जो इक्वेशन आपकी फाइनली आ रही है इसी को क्या बोलते हैं, रेट ला एक्सप्रेशन। बोलो भाई, इसको बोलेंगे एवरेज रेट ला एक्सप्रेशन, क्योंकि यहाँ पे रेट को एवरेज रेट के टर्म में लिखा गया, ठीक है ना। और ये ध्यान रखना कि जहाँ पे हम लोग यहाँ पे डेल्टा साइन मतलब डेल्टा सी ए लिख रहे हैं, वहां पर बेटा एक्टिव मास वाला टर्म भी यूज किया जा सकता है, मतलब अगर ऐसे लिख दिया जाए या ऐसे लिख के आपको दिया जाए तो उसमें कोई फर्क नहीं होगा, ठीक है। कंसंट्रेशन को C से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और एक्टिव मास के टर्म में वो स्क्वायर ब्रैकेट वाला सिंबल भी यूज कर सकते हो,
ठीक है, तो वो दोनों एक्सप्रेशन बड़ा सेम है। ठीक है, क्लियर? बोलो, इतनी बात ना समझ में आई तो बताओ मुझे। ठीक है, अब इसको रीड कैसे किया जाता है इसको भी आप समझ लीजिए, क्योंकि थ्योरी में कई बार वो ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे जिससे आपको समझना पड़ेगा वो कहना क्या चाह रहा है। अगर आपको जैसे यही रिएक्शन है, ठीक है, और उसने आपको एक लाइन यूज करी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इज इक्वल टू कुछ दे दिया 4.5 इंटू 10⁻⁶ मोलरिटी पर सेकेंड इनवर्स, तो वो आपको क्या दे रहा है? इस एक्सप्रेशन उसने आपको क्या प्रोवाइड कर दिया? हाँ, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, इसमें से हाँ हाँ, तो बिल्कुल सही है, माइनस साइन के साथ आपको लेके चल रहा है। डिसअपीयरेंस मतलब कंसंट्रेशन कम हो रहा है, तो माइनस साइन के साथ ये वैल्यू आपको दे दी है। ये पूरा टर्म कहलाएगा थ्योरी में रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ सी ए, है ना। ये कहलाएगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट बी, ये कहलाएगा रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, और ये कहलाएगा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी। ठीक है, तो डिसअपीयरेंस जब भी बोले तो माइनस साइन के साथ आपको लेके चलना है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। तो लिख लो अलग से, इससे आपको बिल्कुल चीजें क्लियर रहे, है ना, क्योंकि लैंग्वेज में इस तरह के टर्म यूज होंगे। तो हियर ऐसे लिख लेना, हियर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, ये बराबर है माइनस डेल्टा सी ए डिवाइड बाई डेल्टा। ठीक है ना। और अगर वो कह दे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, तो ये है माइनस डेल्टा सी बी बाई डेल्टा। ठीक है, और अगर बोल दे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, अपीयरेंस हमेशा प्रोडक्ट के लिए बोला जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट ही समय के साथ उसका कंसंट्रेशन अपीयर होता है, मतलब बढ़ता है ना। रिएक्टेंट के लिए डिसअपीयरेंस वर्ड यूज होगा, प्रोडक्ट के लिए रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ अपीयरेंस वर्ड यूज। ठीक है, तो उसमें कुछ ऐसी कोई टिपिकल बात नहीं है, लेकिन बस टर्मिनोलॉजी है, ऐसा लिखा हो तो आप समझ जाइए कि वो आपको क्या दे रहा है या क्या पूछ रहा है। ठीक है, कई बार बहुत छोटी छोटी चीजें पूछता है, लेकिन अगर इसमें डाउट होता तो बच्चे समझ नहीं पाते, है ना। बोलो, हाँ देखो, ये डिवाइड इसलिए कर रहे हैं, इसका कनेक्शन थोड़ा मोल कॉन्सेप्ट से है ना। अगर इसको आप मोल कॉन्सेप्ट से समझोगे तो वो जल्दी समझ में आएगा। जैसे मोल कॉन्सेप्ट में हम लोग पढ़ते थे कि मान लो इस रिएक्टेंट के 2 मोल हैं, जैसे कुछ एक डेटा ले लेते हैं, इसके 2 मोल है, इसके 2 मोल रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और अगर रिएक्टेंट ए के 2 मोल रिएक्ट कर रहे हैं तो प्रोडक्ट सी के कितने मोल बनेंगे? ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालते थे कि इसके n1 मोल से m1 मोल बन रहा है, तो 1 मोल से m1 बाई n1, तो 2 मोल से 2m, है ना। या तो कैंची मेथड सीधे लगा दो, 2 इंटू m1 डिवाइड बाई n1, तो 2m1 डिवाइड बाई n1। ठीक है, अब देखो यहाँ पर रेट की बात हो रही, रेट होता है चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे समय के साथ आप वहां पे क्या था कि जब पूरी रिएक्शन खत्म हो गई थी तब लास्ट में पूछा जा रहा था कि बताओ इसके कितने बनेंगे। अब यहाँ पे वो बीच में पूछ रहा है, रिएक्शन खत्म नहीं होने जा रही है, किसी बीच में किसी टी टाइम पे पूछेगा बताओ उस समय क्या रेट है सी के बनने का। तो जो हम लोग मोल के साथ कर रहे थे बस उसमें dt से डिवाइड करके कर रहा है ना, और कुछ नया नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे आपको ये बता दिया गया कि ए का रेट किसी टाइम पे ए के डिसअपीयरेंस का रेट कुछ 2 है, तो उस समय सी के अपीयरेंस का रेट क्या होगा? तो रेट एक तरह से कंसंट्रेशन अपॉन टाइम ही है। तो अगर हम लोग टी से dt से डिवाइड कर दें तो रिजल्ट तो सेम ही आना चाहिए ना, तो वो सेम रिजल्ट आएगा, 2 इंटू m1 अपॉन n1 ही आएगा।
और वही चीज यहाँ से मिलेगी। देखो अगर आप ये दोनों टर्म बराबर कर दो, ठीक है, तो ये आपका आर ये हो जाएगा आर ए रेट ऑफ ए, ठीक है, 1/n1 बराबर 1/m1 रेट ऑफ सी। तो यहाँ से आर ए आ जाएगा n1 m1 इंटू आर सी, है ना। तो वो रिजल्ट वही आ रहा है अगर आप उसको ध्यान से देखें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कंसंट्रेशन टाइम के साथ वेरिएबल है, जैसे टाइम कम हो रहा है कंसंट्रेशन कम हो रहा है, तो यहाँ पे वो किसी पर्टिकुलर टाइम पे पूछ देगा इस टाइम पे क्या रेट है ना। तो वो एक तरह से रिजल्ट सेम ही आ रहा है, और वहां पे पूरी रिएक्शन जब कंप्लीट हो रही थी तब पूछ रहा था, है, तो वो एक ही तरह से वो रिजल्ट सेम ही है, तभी वो रेसिप्रोकल में आ रहा है वो। अब जैसे सर एक मिनट ऊपर कर दीजिए। हाँ ठीक है। अगर यहाँ पे इंस्टेंटेनियस रेट लॉ लिखने को बोला जाए किसी को, मान लो कि ये जैसे हम लोगों ने लिखा है ये एवरेज, इसको लिख लीजिएगा, ये एवरेज रेट लॉ है, ठीक है। ये क्या है, एवरेज है, एवरेज रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है। और अगर यहीं पर आपसे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ एक्सप्रेशन रेट लाइक से पूछा है, तो जहां जहां हम लोगों ने डेल्टा टर्म यूज किया वहां पे डी डिफरेंशिएशन वाला टर्म यूज कर लिया, ठीक है। तो वो आपका क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट लाइक एक्सप्रेशन, है ना। कई बार क्वेश्चन में बोल देगा कि जैसे ये नीचे क्वेश्चन दिया भी हुआ है, अब इसको करते हैं, ठीक है। उसमें मेन बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जिस भी रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में रेट को लिखना है उसके स्टाइक्यूमेट्रिक कोफिशिएंट का रेसिप्रोकल कर देना है पहले तो, ठीक है। और अगर रिएक्टेंट है तो विद नेगेटिव साइन उसका रेट लिख देना, ठीक है। प्रोडक्ट है तो विद पॉजिटिव साइन, ठीक है। लेकिन कोफिशिएंट का रेसिप्रोकल करके तो सब में ही मल्टीप्लाई करना है, जिसका भी जो भी कोफिशिएंट है ना। देखिए इस क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है, N2 + 3H2 से ट्वाइस अमोनिया, एक ये रिएक्शन आपको दी गई है, और इसमें पूछ रहा राइट एवरेज रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर द अबव रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए एवरेज रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखने को बोल रहा है ना। तो लिख के दिखाइए सभी लोग, चलिए एक बार कॉपी में डेटा है इस रिएक्शन के लिए, बस आपको एवरेज रेट लॉ एक्सप्रेशन ही लिखने को बोल रहा है, हाँ। तो छोटी सी चीज पूछ रहा है आपसे, लेकिन बताओ आप लोग बताओ। हाँ रेट इक्वल टू क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन डेल्टा, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन डेल्टा T, है ना, लेकिन माइनस साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है, बराबर इसका कोफिशिएंट 3 है तो ठीक है, -1/3 डेल्टा S2 डिवाइडेड बाय इक्वल टू 1/2 डेल्टा अमोनिया डिवाइडेड, ठीक, बस ये, या वो आप ये इसकी जगह सी मतलब वाला टर्म यूज करना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये तरीका मतलब ये इक्वेशन लिखना कुछ है नहीं, बस पता होना चाहिए ऐसे लिखते हैं। अब देखो इस पे क्वेश्चन कैसे पूछना है, एक क्वेश्चन ये ऐसे है, इसको करना है, ठीक है। पहले क्वेश्चन लिख डालो जैसे एक रिएक्शन दी हुई है, 4 मोल ऑफ अमोनिया रिएक्ट कर रहा है 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस से,
अमोनिया का एक तरह से कंबशन कराया और इससे बन रही नाइट्रिक ऑक्साइड बन रही है 4 मोल और 6 मोल वाटर बन रहा है। बैलेंस रिएक्शन आपको दी हुई है, ठीक है। फिर आपको बोल रहा है सही करो, हाँ बिल्कुल सही करो। वो उसने ठीक है, NO का अपीयरेंस का रेट और O2 का डिसअपीयरेंस का होगा, ऑक्सीजन का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ठीक है। और वाटर का रेट ऑफ अपीयरेंस, वाटर प्रोडक्ट है तो अपीयरेंस होगा। अमोनिया का उसने दे दिया, अमोनिया का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस आपको दे दिया और बाकी का सबका पूछ रहा है, O2 का पूछ रहा है, NO का पूछ रहा है, वाटर का पूछ रहा है। ठीक है, हाँ लिख देता हूँ। पहले का आप बता रहे हो भैया, ठीक है। तो पहले का आंसर तो यही है 3.6 into 10⁻⁻. 4.5 तो लास्ट वाले 5. ठीक है, सही ये है। पूरा है ना, तो इसमें सीधे सीधे आपको रेट लाइन इक्वेशन लिख देनी, उसी से सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे रेट लाइन एक्सप्रेशन। रेट लाइन एक्सप्रेशन हो जाएगा R इक्वल टू अमोनिया के मोल कितने, कोफिशिएंट 4, तो -1/4 डेल्टा अमोनिया डिवाइडेड बाय डेल्टा। मोल कॉन्सेप्ट में तो बस इतना बताया जाता है कि पैरेलल साइड रिएक्शन में अगर आपको रिएक्टेंट के मोल दे दिए और प्रोडक्ट के मोल पूछ रहा है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, तो कैसे निकालेंगे, वो तो कैसे दिखाते रोज होती है। हाँ, इसमें हम लोग इसमें भी पढ़ेंगे, लेकिन इसमें काइनेटिक्स पढ़ेंगे, इसमें हम लोग पैरेलल रिएक्शन की काइनेटिक्स पढ़ेंगे, उसमें अच्छे से वो। अच्छा, वो अगर नहीं पढ़ाए तो जब यहाँ पढ़ाएंगे ना, तो वो उसके पहले वो बताना ही पड़ेगा, फिर उसके बिना वो क्वेश्चन नहीं करेंगे, मतलब वो बता के फिर काइनेटिक्स डिस्कस करेंगे तब जाके क्वेश्चन, वो हो जाएगा। वो छोटी वही ये जो कैंची मेथड है ना, वैसे ही उसमें भी बता देंगे, तो वो तो आपको एक लाइन में समझ आ जाएगा, है ना, तो वो कवर हो जाएगा अगर नहीं पढ़ाया। ये अच्छे क्वेश्चन आंसर सही करेंगे। तो अमोनिया के लिए रेट आपने लिख दिया, ठीक है। फिर O2 के लिए लिखा लो, O2 के लिए आपने यही लिखा होगा -1/5 डेल्टा एक्टिव मास ऑफ O2 डिवाइड बाय डेल्टा, ठीक है। फिर NO का, NO प्रोडक्ट है तो बेटा माइनस साइन नहीं लगाएंगे, फिर यहाँ पे प्रोडक्ट के लिए मत लगा देना बेटा माइनस, और इधर आ जाओ 1/6 डेल्टा H2 डिवाइड बाय डेल्टा। ये आपने रेट लाइट को दिया। अब आपको देखो रेट ऑफ ये दिया था क्वेश्चन में, क्या दिया था, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया, है ना। तो ये आपको ये क्या दिया वो बता सकते हो,
ये आपको ये वैल्यू दे रही है माइनस डेल्टा अमोनिया में डेल्टा टी, ये दिया हुआ है और पूछ क्या रहा है रेट ऑफ एपियरेंस ऑफ NO, मतलब ये पूछ रहा है। तो ये दोनों टर्म बराबर कर देंगे तो 1/4 तो कैंसिल ही हो गया। इसका मतलब अमोनिया का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और NO का रेट ऑफ एपियरेंस तो बराबर है ना। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर एग्जैक्टली वही आ गया, ठीक है। तो 1/4 सर नेगेटिव साइन कहाँ जाएगा? हाँ बेटा क्या कह रहे हैं? सर नेगेटिव साइन नेगेटिव साइन यूज ना करें, क्या करें? तो क्वेश्चन क्या है आपका, पूरा पूछिए। सर मैं पूछ रहा हूँ कि नेगेटिव साइन मतलब कहाँ जाएगा सर? नेगेटिव साइन भी तो है तो। वही चीज है, देखो नेगेटिव साइन कहाँ जाएगा उसकी हम लोग बात करें। तो देखो उसने आपको क्या दिया है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया, तो ये आपको उसने विद नेगेटिव साइन दिया हुआ है। मतलब डिसअपीयरेंस का मतलब अभी हम लोग ऊपर पढ़ा था ना कि किसी भी रिएक्टेंट का डिसअपीयरेंस का रेट विद नेगेटिव साइन दिया जाता है। तो ये वैल्यू आपको दी हुई है, दिस डेटा इज गिवन, ठीक है। और निकालना क्या है, फर्स्ट पार्ट में आपको निकालना है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO, तो ये निकालना है डेल्टा एक्टिव मास ऑफ NO डिवाइड बाय डेल्टा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों टर्म बराबर कर देंगे, ठीक है। और ये माइनस साइन को आप इस ब्रैकेट के अंदर छुपा दोगे, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको दी हुई है पूरी की पूरी, ठीक है ना। अब दोनों को इक्वेट कर दो, तो -1/4 और ये आपको वैल्यू दी हुई थी 3.6 × 10⁻⁴ बराबर 1/4 डेल्टा NO/dt, ठीक है। तो वो 4 तो कैंसिल ही हो गया बेटा, 1/4 तो यहाँ से हमारा क्या आ गया डेल्टा NO/ΔT, नहीं है, ठीक है। तो क्लियर हो गया माइनस साइन कैसे इसको यस सर। हमारा आंसर है। बाकी ये वाले भी कर ही लोगे, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। इसमें आपसे पूछा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2, तो आपसे ये पूरा टर्म पूछ रहा है विद नेगेटिव साइन, ये वैल्यू पूछ रहा है। हाँ, तो इन दोनों को बराबर कर देना, ये वैल्यू दी हुई है, ये 3.6 × 10⁻⁴, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5/4 × 3.6 × 10⁻⁴, ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। बस इक्वेट करते जाओ, इसमें सारे टर्म बराबर ही है, ठीक है। इसमें पहला दूसरे के भी बराबर है, पहला तीसरे के बराबर है, दूसरा भी तीसरे के बराबर, सारे बराबर है, ठीक है। तो कोई एक टर्म दे दिया है, बाकी सारे पूछ दिए, ठीक क्लियर। तो ये मतलब बहुत बेसिक क्वेश्चन है इस तरह के, इसमें बिल्कुल शुरुआत में इसी तरह के क्वेश्चन आपको मिले। एक क्वेश्चन ये करते हैं, ग्राफ पे भेज दें थोड़ा सा, ठीक है। जैसे ग्राफ पे बेस्ड है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार अटेंड कर सकते हैं। ग्राफ में वो क्या दिया हुआ है, वाई एक्सिस में उसने दिया है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है मोलरिटी में, है ना, और एक्स एक्सिस में टाइम दे रहा है वो सेकंड में। पूछा क्या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट एट 20 सेकंड, 20 सेकंड पे रेट पूछता है वो आपसे। तो ये कौन सा रेट है, ये इंस्टेंटेनियस रेट है कि एवरेज रेट है? इंस्टेंट है, क्योंकि किसी पर्टिकुलर टाइम पे पूछ रहा है ना, तो निकालो 20 सेकंड का रेट,
हाँ, तो 20 सेकेंड पे जो स्लोप बन रहा होगा, हाँ, इस लाइन पॉइंट पे, तो आपसे वो डीसी बाई डी पूछ रहा है, ठीक है। रेट एट 20 सेकेंड, 20 सेकेंड पे रेट जो होगा वो होगा डीसी बाई डी टी एट 20 सेकेंड। 20 सेकेंड पे जो टेंजेंट है उसका स्लोप ही हमारा रेट होगा, है ना। और रिएक्टेंट है मेरे ख्याल से, नहीं प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के लिए तो प्लस साइन से लिखेंगे, ठीक है। और स्लोप होता है y वर्सेस x प्लस में स्लोप क्या होता है, dy बाई x डिवाइडेड tan थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे स्लोप भी tan थीटा के बराबर होगा क्योंकि dc बाई dt है ना, तो यहाँ पे स्लोप किसके बराबर होगा, tan थीटा के, ठीक। अब ये थोड़ी गणित लगाई होंगे आप लोग कि इस पॉइंट पे थीटा तो यहाँ से लिया जाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, ठीक है। इस ये स्लोप, ये टेंजेंट बन रही है, और ये थीटा और ये थीटा मेरे ख्याल से सेम ही है ना। तो ये वाला ट्रायंगल पकड़ लो आप, इस ट्रायंगल में tan थीटा निकाल लो आप, tan थीटा होगा दिस वैल्यू अपॉन दिस वैल्यू, नहीं नहीं उसमें कोई उस, हाँ इस क्वेश्चन में थोड़ा उसने हिंट दे रखी है, लेकिन ऐसे ही अगर ये लाइन ना दी होती तो हम लोग थोड़ा से टिक 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 करके फिर देखते कि कहाँ टच कर रहा है ना, थोड़ा सा ऐसे करके देखना होता है। लेकिन उसने यहाँ पे वो समस्या सॉल्व कर दी हम लोग की, दिखा दिया है कि टेंजेंट ये वाई एक्सिस में 5 कोई कट कर रही है ना, तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा हम लोग के लिए tan थीटा निकालना। तो tan थीटा बेटा इनको कितना आ रहा है, 15 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 20 है ना, 10 बाई 2 1 बाई 2 0.5, तो यही आंसर होगा, 0.5 हो जाएगा आंसर, 0.5 मोलर की मास, ठीक है। तो थोड़ा सा वो इंस्टेंटेनियस रेट में डायरेक्ट डी अगर कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम करो तो डायरेक्ट tan थीटा या टेंजेंट का जो स्लोप है वो रेट इंस्टेंटेनियस रेट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू रेट इंस्टेंटेनियस रेट एट दैट टाइम, जिस टाइम पे वो टेंजेंट बन रही है ना, उस टाइम पे रेट मिल जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो 15 सेकंड पे पूछना तो फिर हमें देखना पड़ना कि 15 सेकंड पे जो टेंजेंट बन रही है ना, उसका स्लोप। अब इस क्वेश्चन में तो निकाल पाना मुश्किल होता है क्योंकि 5 के नीचे उसने बताया ही नहीं कि यहाँ पे क्या है स्केलिंग, उसमें जितनी जरूरत है उतना ही दिया है, ठीक है। ये हो गया आपका, तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत कॉमन है। एक और अच्छा देखते हैं, ये करो अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए फिर करिए। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 इन द फॉलोइंग रिएक्शन, है ना, SO3 का रेट ऑफ फॉर्मेशन पूछ रहा है। SO3 यहाँ प्रोडक्ट है, SO3 का दे रखा है 100 ग्राम पर मिनट, हेंस रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2 का पूछ रहा है। ये गड़बड़ ज्यादातर बच्चे करते हैं क्योंकि उनको यूनिट पे ध्यान नहीं देते हैं। देखो रेट की स्टैंडर्ड यूनिट होती है मोलरिटी पर टाइम, ठीक है। और जब तक वो स्टैंडर्ड यूनिट नहीं होगा तब तक वो जो इक्वेशन हमने बताई है ना रेट लाइक इक्वेशन, उसमें स्टैंडर्ड यूनिट में ही रखते हैं वैल्यू, ठीक है। अब इसने वो ग्राम पर मिनट में दे रखा है तो यहाँ पे उसने खेल दिया। देखो रेट लाइक एक्सप्रेशन रेट की स्टैंडर्ड यूनिट में ही रखना है उस रेट लाइक एक्सप्रेशन, हाँ फिर रखना पड़ेगा। तो इसमें जब लगाओगे रेट लाइक एक्सप्रेशन तो क्या हो जाएगा, माइनस
डेल्टा O2 बाई डेल्टा टी बराबर 1/2 डेल्टा SO2 बाई डेल्टा टी। SO2 है, ठीक है। हाँ, अब ये जो दिया हुआ है SO3 का, ये उसने दिया है ग्राम पर मिनट। आपको रखते समय ये मोल पर मिनट में लेना पड़ेगा। ये 100 जो है ये मोल पर मिनट में। अब देखो ग्राम को ही मोल में कन्वर्ट करना है एक तरह से, है ना। तो ग्राम को मोल में कन्वर्ट करना है तो मोलर मास से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। SO3 का मोलर मास कितना होता है 80, सल्फर का 32, ऑक्सीजन 16 होता है, तो निकालोगे तो 80 आएगा SO3 का। 80 से कर दो डिवाइड, तो यहाँ से ये वैल्यू आएगी। लेकिन अब ये वैल्यू किस में आएगी, मोल पर मिनट में आएगी। लेकिन वो ऑप्शन पूछ रहा है देखो ग्राम पर मिनट। अगर वो मोल पर मिनट में पूछ रहा होता तो ये वाला आपका मैच कर जाएगा, लेकिन वो पूछ रहा है ग्राम पर मिनट। तो फिर से आपको मोल पर मिनट में जो आ रही है रेट, उसको फिर से किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम पर मिनट। तो अब कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये आपने निकाला किसका है, O2 का निकाला ना, तो O2 के मोलर मास से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो O2 का मोलर मास कितना होता है 32 मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाके वो किस में कन्वर्ट होगा, ग्राम पर मिनट। ठीक है, तो जिस क्वेश्चन को अब इतने हल्के में ले रहे थे वो इतना हल्का नहीं है। ठीक है, तो यूनिट का वो ध्यान रखिएगा। अगर मोल पर मिनट में दिया होता है तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर स्टैंडर्ड यूनिट में ना दिया जाए तो उसको हमेशा स्टैंडर्ड यूनिट में ही सब्स्टिट्यूट करिएगा। ठीक है ना, ग्राम पर मिनट को मोल पर मिनट में ही सब्स्टिट्यूट करिएगा। वो बात अलग है कि वो पूछ भी ग्राम पर मिनट में था, तो फिर हम लोगों ने जिसका निकाला है O2 का निकाला है ना, तो O2 के मोल मास से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अल्टीमेटली डी ऑप्शन। हाँ, इस हिसाब से कौन सा है, डी वाला है, डी। वो डी हो आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20 ग्राम पर मिनट। तो यूनिट का भी ध्यान रखना पड़ेगा हम लोग। ठीक है ना, सर हाँ बोलो बेटा। सर ये क्वेश्चन में जैसे इन्होंने यूनिट ग्राम दी है सर, बट जैसे कंसेंट्रेशन तो मोलारिटी होती है सर, हमने तो मोल में बदला है। हाँ, इसमें क्या है कि देखो लीटर यूज नहीं किया है, लीटर अब वही याद है, ना तो यहाँ यूज किया है और ना ही ऑप्शन में यूज किया है, तो अंडरस्टूड हो जाएगा कि वो 1 लीटर सॉल्यूशन में ही ये रिएक्शन हो रही होगी, है ना। हाँ, तो या तो है ना, अगर मान लो यहाँ भी लिख देता तो फिर थोड़ा ये हो जाता कि ठीक है मिसप्रिंटिंग वाला केस है, तो इसको मिसप्रिंटिंग वाला केस तो नहीं कह सकते, क्योंकि ना तो उसने यहाँ लिखा है ना उसने कहीं भी नहीं लिखा है, तो फिर वो अंडरस्टूड है कि वो 1 लीटर सॉल्यूशन में ही हो रही है ना? ऐसा भी कर सकता है। वैसे तो ग्राम पर लीटर मिनट है बस, है ना, लेकिन जब नहीं लिखा है तो समझ जाओ 1 लीटर वो सेमी दोनों। ठीक, क्लियर हो गया, है ना। अब इसमें आते हैं कि रिएक्शन के रेट को कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो रेट को अफेक्ट करते हैं। तो ये वैसे पॉलिटिकल टाइप का एक टॉपिक है, लेकिन सिंपल है।
देखिए, तो इसमें हम लोग ये पढ़ने आ रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, कितने ऐसे फैक्टर हैं जो किसी रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें बस एक बार देख लीजिए क्योंकि छोटे मोटे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, जैसे ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन हो गए कि रेट किस पे डिपेंड करता है किस पे नहीं करता है। ठीक है, तो देखिए कई सारे फैक्टर हैं, अगर देखा जाए टोटल 9 फैक्टर का जिक्र किया गया है कि ये 9 फैक्टर ऐसे होते हैं जो रिएक्शन के रेट को अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर है इस, हाँ एक तो इसको समझ लीजिए, लिखने चक्कर में करिए, इसमें समझ लीजिए। ठीक है, तो एक कंसंट्रेशन है, दूसरा टेम्परेचर है, तीसरा नेचर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है। ठीक है, चौथा कैटलिस्ट भी अफेक्ट कर रहा है रेट को। ठीक है, पीएच ऑफ सॉल्यूशन, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, ठीक है, रेडिएशन या लाइट, है ना, प्रेशर और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। तो टोटल ये 9 फैक्टर है जो किसी रिएक्शन के रेट को अफेक्ट कर सकते हैं, है ना। ये नहीं कह सकते कि हर एक रिएक्शन को ये 9 के 9 फैक्टर अफेक्ट करेंगे ही, लेकिन 9 में से कुछ फैक्टर तो जरूर अफेक्ट करेंगे, है ना। 9 के 9 फैक्टर हर एक रिएक्शन के रेट को नहीं अफेक्ट करेंगे, कुछ इसमें फैक्टर बहुत स्पेसिफिक हैं कि उन कुछ पर्टिकुलर कंडीशन पे ही वो लगते हैं। ठीक है, लेकिन टोटल फैक्टर देखा जाए तो ये 9 होते हैं जो रिएक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पहला फैक्टर क्या है, कंसंट्रेशन। ठीक है, और कंसंट्रेशन से रेट कैसे अफेक्ट करता है, तो देखो उसमें क्या लिखा हुआ है, we know that law of mass action that rate is proportional to concentration of reactant। law of mass action ये कहता है कि किसी रिएक्शन का रेट कंसंट्रेशन के ही तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से। इसका मतलब जितना ज्यादा कंसंट्रेशन लेंगे हम लोग रिएक्टेंट का, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन लेकर रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे तो उसका इनिशियल रेट भी उतना ही ज्यादा होगा। जितना कम कंसंट्रेशन लेकर रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे उतना उसका इनिशियल रेट भी क्या होगा, कम होगा। तो ये फैक्टर से तो हम लोग सीधे सीधे बोल ही सकते हैं कि रिएक्शन का रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है ना, बढ़ाने पे बढ़ेगा और घटाने पे घटेगा। तो देखो लिखा हुआ है, सो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस विद पासेज ऑफ टाइम एंड सिंस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस। उसने हाँ ये ग्राफ से भी उसने रिलेट किया है कि अगर रिएक्टेंट, ये बात वैसे उसने रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में करी है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या होता जाता है, कम होता जाता है, और अगर कंसंट्रेशन कम हो रहा होता है तो रेट भी क्या होता है, कम हो रहा है। ठीक है, और प्रोडक्ट के लिए लेकिन उल्टा हो जाएगा यही स्टेटमेंट, है ना। प्रोडक्ट का समय के साथ बढ़ता है ना, उसमें इंक्रीजिंग कर चलता है तो उसमें रेट बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे किसी एक को लेकर उसने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो एक फैक्टर ऐसा हमें पता होना चाहिए कि कंसंट्रेशन पे रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है। ठीक है, फिर दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर, और ये बहुत ऑब्वियस है कि अगर किसी रिएक्शन का हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो देखो अभी हम लोग कोलिजन थ्योरी पढ़ेंगे, वहां पर इस बात की दिक्कत रहेगी कि कोई केमिकल रिएक्शन जब होती है तो उसमें केमिकल रिएक्शन के दौरान ओल्ड बॉन्ड टूटते हैं और न्यू बॉन्ड क्या होते हैं, बनते हैं। ठीक है, ओल्ड बॉन्ड जब रिएक्टेंट के ओल्ड बॉन्ड टूटेंगे, ठीक है, तभी तो न्यू बॉन्ड बनेंगे, जब तभी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। और ओल्ड बॉन्ड अपने आप नहीं टूटते हैं, ओल्ड बॉन्ड के पीछे कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो वो होते हैं कोलिजन्स। रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपस में क्या करते रहते हैं, कोलिजन्स करते रहते हैं, और कोलिजन्स करते समय कुछ कोलिजन बहुत इफेक्टिव होते हैं, वो इतने ज्यादा इफेक्टिव होते हैं कि कोलिजन करते समय उनके ओल्ड बॉन्ड क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, और वहां पे बनने लगती है इंटरमीडिएट स्पीसीज, और वो इंटरमीडिएट स्पीसीज आपस में न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन करके, है ना, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, वहां समझ आ रही। तो अगर मान लो एक रिएक्शन में रिएक्टेंट आपस में टकरा रहे हैं, ठीक है, और ओल्ड बॉन्ड टूट रहे हैं, ओल्ड बॉन्ड टूट के न्यू बॉन्ड उनके प्रोडक्ट बन रहे हैं, लेकिन रूम टेम्परेचर पे या लो टेम्परेचर पे कोलिजन बहुत इफेक्टिव नहीं होते हैं। ऐसे मानो कि बोला ये जाता है थ्योरी में कि रूम टेम्परेचर पे तो ज्यादातर देखा जाता है कि 1% से भी कम कोलिजन इफेक्टिव होते हैं, फ्रैक्शनल कोलिजन इफेक्टिव होते हैं। मान लो कि 100 टक्करें हो रही हैं, 100 कोलिजन हो रहे हैं 1 सेकंड में, है ना, यूनिट वॉल्यूम में, तो उसमें एक कोलिजन से भी कम या मोटा मैक्सिमम एक कोलिजन ऐसा होगा जो इफेक्टिव होगा,
बाकी 99 कोलिजन हो तो रहे होंगे, लेकिन उन कोलिजन उन मॉलिक्यूल के पास इतनी एक्टिवेशन एनर्जी नहीं होगी, तो वो अपने ओल्ड बॉन्ड को क्या कर पा रहे हैं, तोड़ पा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है ना। और अगर हम लोग टेम्परेचर जब बढ़ाने लगते हैं तो गैसों के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन होती है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वही मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से टकराने लगेंगे, तो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन पहले से ज्यादा होने लगेंगे। मान लो जो रिएक्शन 25 डिग्री सेल्सियस में 100 में से एक कोलिजन इफेक्टिव हो रहा है, वही आपने 40 डिग्री कर दिया तो 100 में 2 कोलिजन इफेक्टिव होने लगे, है ना, 5 होने लगे, और बढ़ा दिया 10 होने लगे। तो जितने ज्यादा से ज्यादा कोलिजन इफेक्टिव होने लगेंगे, उतने ज्यादा से ज्यादा इंटरमीडिएट बनने लगेंगे, और जितने ज्यादा इंटरमीडिएट बनेंगे यूनिट टाइम में, उतने ज्यादा प्रोडक्ट बनने लगेंगे। तो रिएक्शन का रेट क्या होगा, बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, प्रोडक्ट रेट बढ़ेगा। तो वो यही कहते हैं, तो वही इसमें जो लिखा हुआ होगा यहाँ पे, मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन आर एक्सीलरेटेड बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर। मैक्सिमम रिएक्शन देखी जाती है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट बढ़ता है, और इसको हम लोग कोलिजन थ्योरी में और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, हम इसको आर्रीनियस ने एक्सप्लेन किया था, तो वो आगे अभी इसी चैप्टर में लास्ट में पढ़ेंगे आर्रीनियस को। तो बस यहाँ पे इतना हम लोग को समझ लेना है कि टेम्परेचर एक फैक्टर है जो रेट को इफेक्ट करता है। ठीक है, बोलो भाई। और ज्यादातर रेट बढ़ाने पे रेट बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट बढ़ता है। ठीक है, बोलो। तीसरा फैक्टर है वो क्या बोला है इसमें, नेचर ऑफ रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट के नेचर पे भी रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है। जैसे इसमें पहला पॉइंट इसमें डिस्कस किया फिजिकल स्टेट को लेकर कि गैसीय स्टेट में जो रिएक्शंस होती हैं उनका रेट लिक्विड स्टेट या सॉलिड स्टेट में होने वाली फेज में होने वाले रिएक्शन के रिस्पेक्ट में ज्यादा होता है। ठीक है, इसका मतलब ऐसे समझिए कि एक रिएक्शन में A + B से C बन रहा है, लेकिन उसमें A और B गैसें हैं, और एक रिएक्शन में A + B से C बन रहा है, लेकिन A और B क्या है, लिक्विड है या सॉलिड है। तो अगर दोनों सेम टेम्परेचर पे कराई जा रही है, यहाँ पे टेम्परेचर की बात नहीं कर रहे हैं, सेम है, तो गैसों का रेट ऑफ रिएक्शन लिक्विड स्टेट में या सॉलिड स्टेट में होने रिएक्शन से ज्यादा ही होगा, है ना। तो ये हम लोग को बताइए क्यों होगा, क्योंकि गैसों की एवरेज काइनेटिक एनर्जी, गैसों की डिग्री ऑफ फ्रीडम भी बहुत ज्यादा होती है, तरह तरह की वाइब्रेशन, उनके पास तो ट्रांसलेटरी मोशन भी होते हैं, रोटेटरी वाइब्रेटरी हर तरह मोशन करते हैं, तो उनकी टोटल काइनेटिक एनर्जी वैसे ही ज्यादा होती है। ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले हैं तो वो यूनिट टाइम पे ज्यादा ही कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन दे रहे हैं। तो ये एक सीधा सीधा सा स्टेटमेंट है, गैसीय स्टेट में होने रिएक्शन का रेट लिक्विड स्टेट से ज्यादा होता है और उसका सॉलिड, लेकिन ये बात सेम टेम्परेचर पे कह सकते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है, फिजिकल साइज की भी बात बताई, बोली उसने फिजिकल साइजेस ऑफ रिएक्टेंट, है ना। इसमें उसने बोला है कि as we decrease the particle size rate of reaction increases since surface area increases। ये हम लोग सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे भी कि जैसे जैसे हम लोग रिएक्टेंट का सरफेस एरिया बढ़ाते जाते हैं, ठीक है, रिएक्टेंट का सरफेस एरिया बढ़ाते जाते हैं, वैसे से रिएक्शन का रेट बढ़ता है। ठीक है, ये चीज मेटलर्जी में पढ़ेंगे कि मेटलर्जी में जब कंबशन कराया जाता है, एक उसमें प्रोसेस पढ़ेंगे रिडक्शन बाय कोक, रिडक्शन बाय कोक के थ्रू रिडक्शन कराते हैं। तो कोक जो होता है वो फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में लिया जाता है, बिल्कुल पिसा हुआ कार्बन को बिल्कुल आपने पीस दिया है, बिल्कुल फाइन पार्टिकल छोटे, लेकिन उसकी जगह कोयला क्यों नहीं लिया जाता है, क्योंकि कोयले के बड़े बड़े टुकड़े ले और उनकी हेल्प से रिडक्शन कराएं, तो वो नहीं प्रेफर किया जाता है इंडस्ट्रियल स्केल में। पाउडर्ड कोक से रिडक्शन कराते हैं तो बहुत इफेक्टिव होता है, और इंडस्ट्री सेल में कोक से रिडक्शन किया जाता है ना। कोयले को पीस दे और पाउडर फॉर्म में ले ले तो रेट बढ़ जाता है, कोयले को ले ले बड़े बड़े टुकड़े लेके तो रेट कम आता है। तो किसी पार्टिकल को जितना डिवाइड करेंगे, अब कोई भी चीज है, जैसे मान लो ये आपका अभी इसका सरफेस एरिया आप देख रहे हैं कि ये वाला सरफेस एरिया है, ठीक है ना। अभी इसको बीच से आरी लेके काट दो, तो जब ये टूटेगा या कटेगा तो दो सरफेस और नए बन जाएंगे, जहां से कट लगेगा एक आधा इधर भी सरफेस जनरेट हो जाएगा इस टाइप का, और उधर भी हो जाएगा, फिर उनमें और दो दो कट मार दो, तो फिर नई सरफेस जहां बनेगी फिर नया सरफेस एरिया,
ऐसे खड़खड़ खड़खड़ उसको छोटे छोटे टुकड़े करते चले जाओ। तो अगर जब उसको फाइनली डिवाइडेड कर दोगे तो उनका मिला के उन सभी पार्टिकल का नेट में जो सरफेस एरिया होगा वो इस बड़े से रिमोट कंट्रोल के सरफेस एरिया से कई टाइम ज्यादा हो चुका होगा। ठीक है, तो पार्टिकल को जितना छोटा करते आते हैं साइज में उतना सरफेस एरिया बढ़ता है, और सरफेस एरिया बढ़ने पे रेट बढ़ता है। ठीक है ना? तो ये बात भी पता होना चाहिए। फिर इसमें क्या दिया हुआ है, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। हाँ ये देखो, कैटलिस्ट के बारे में हम लोगों को पता ही है कि कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को अल्टर कर देते हैं। अल्टर मतलब बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, लेकिन जब भी केवल ओनली कैटलिस्ट वर्ड लिखा होता है तो हम लोग कैटलिस्ट को पॉजिटिव कैटलिस्ट मानते हैं। पॉजिटिव कैटलिस्ट ऐसे कैटलिस्ट होते हैं जो रिएक्शन रेट को इंक्रीज करते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट रिएक्शन रेट को कम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे ये पूछा है कि कैटलिस्ट ऐसा क्या कर देता है कि रेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, बढ़ जाता है। तो उसमें देखो लिखा हुआ है एक्टिवेशन एनर्जी को कम ज्यादा कर देता है। पहला ये पॉइंट पढ़िए, प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट लोअर डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी। बेटा अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट हम लोग यूज करते हैं तो वो एक्टिवेशन एनर्जी को ही कम कर देता है। ठीक है, अब आपके मन में आ रहा है सारा एक्टिवेशन एनर्जी, आप वो वाले ग्राफ तो ऑर्गेनिक में पढ़े हो ना कि ग्राफ पढ़ता है। हाँ, तो एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जहां पर वो बनते हैं ट्रांजिशन स्टेट, जहां पे ओल्ड बॉन्ड जस्ट ब्रेक हो रहे होते हैं, न्यू बॉन्ड जस्ट फॉर्म हो रहे होते हैं। तो वो वाली एनर्जी की को ही बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अगर वही कम हो जाएगी तो टारगेट वैसे ही कम हो जाएगा, तो ज्यादा मॉलिक्यूल उस बैरियर को क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है, बात समझ रहे? तो पॉजिटिव कैटलिस्ट जो होते हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी को ही लोअर डाउन कर देते हैं, कम कर देते हैं, इस वजह से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। लेकिन निगेटिव कैटलिस्ट में उल्टा होता है, निगेटिव कैटलिस्ट होते हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी को ही बढ़ा देते हैं। तो पहले जो मॉलिक्यूल मान लो किसी पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी पे बना भी रहे थे, है ना, अब पता चला कि वो मॉलिक्यूल जब बढ़ गई एक्टिवेशन एनर्जी तो फिर वो इफेक्टिव कोलिजन नहीं दे पाएंगे, उसमें ट्रांजिशन स्टेट ही नहीं बन पा रही होगी, तो रेट ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात भी होती है। हाँ? अभी चैप्टर के अंदर इनके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, है ना, कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, ग्राफ आप सारी चीजें अभी आएंगी अंदर, लेकिन अभी बस वो फैक्टर आप देखते चले जाओ। अगला है इसमें इफेक्ट ऑफ पीएच। हाँ, ये पॉइंट बहुत स्पेसिफिक है। देखो ये पॉइंट हर रिएक्शन के लिए नहीं लगा सकते, ऐसे नहीं कह सकते कि हर रिएक्शन का रेट पीएच पे डिपेंड नहीं करता है। ये कुछ पर्टिकुलर रिएक्शंस होती हैं जो कई बार देखा जाता है, कुछ रिएक्शन एसिडिक मीडियम में बहुत फास्ट रेट से होती है ना। एसिडिक मीडियम होता है बड़ी तेजी से चलने लगती है, बेसिक मीडियम में होता है या तो होंगी ही नहीं या होंगे तो रेट बहुत धीमा हो जाता है। ठीक है, तो कुछ रिएक्शंस का रेट पीएच पे भी डिपेंड होता है ना, लेकिन सभी रिएक्शन के लिए नहीं कह सकते। तो शायद लिखा भी होगा कुछ ऐसा ही, few reaction, इसमें पहली वर्ड यूज किया, few reaction takes place only in particular medium। कुछ रिएक्शन कुछ पर्टिकुलर मीडियम में होती है। एग्जांपल ले लिया उसने ये फेरोसाइनाइड आयन का, ये कॉम्प्लेक्स है, डब्बा बनाया है इसमें कॉम्प्लेक्स है। तो फेरोसाइनाइड आयन का जो ये कॉम्प्लेक्स है इसमें आयरन +2 में बैठा है। ठीक है, और ये फेरोसाइनाइड में जा रहा है। ठीक है, तो फेरोसाइनाइड आसानी से फेरिसाइनाइड में नहीं जाता है, ये कन्वर्जन इतना इजीली नहीं होता है। लेकिन अगर इसमें देखो थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ, इसमें एरो के ऊपर क्या लिखा है, ये थैलियम 3+ आयन। अगर ये रिएक्शन इस कैटलिस्ट थैलियम 3+ आयन के प्रेजेंस में कराते हैं तो बहुत फास्ट रेट से ये कन्वर्जन हो जाता है, जो कि नॉर्मली नहीं हो पाता है। और हाँ, मीडियम एसिडिक है ना, थैलियम 3+ आयन, और इसमें मीडियम कहा गया, मीडियम लिखा नहीं लोगों ने, एसिडिक मीडियम में होती है रिएक्शन। ये कन्वर्जन एसिडिक मीडियम में होता है, एल्कलाइन मीडियम में ये कन्वर्जन नहीं होता। फेरस आयन फेरिक आयन में एसिडिक आयन में ही कन्वर्ट होते हैं। ये नीचे लिखा हुआ देखो, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस विद एप्रोप्रिएट रेट इन एसिडिक मीडियम, है ना, देखो लिखा हुआ है ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में तो एप्रोप्रिएट रेट में होती है, बट डज नॉट टेक प्लेस इन बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में फेरस आयन फेरिक में नहीं कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, फेरस आयन फेरिक आयन के सॉल्ट में एसिडिक मीडियम में ही कन्वर्ट होते हैं। तो कहीं ना कहीं एसिडिक मीडियम देने पे पीएच बढ़ा, पीएच 7 से कम करने पे रेट बढ़ रहा है, और वही पीएच 7 से ज्यादा ले रहे हैं तो रिएक्शन हो ही नहीं रही।
नहीं, हेलियम तो यहाँ कैटलिस्ट है, बाकी इसके साथ एसिड भी मिलाते हैं, वो लिखा नहीं मैंने, वो नीचे लिख दिया अलग से, मतलब उसको लिखना चाहिए हेलियम इन प्रेजेंस ऑफ H+ आयन से, ठीक है, या डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट सल्फर तरीके से लिखना चाहिए, है ना? तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। वैसे और भी रिएक्शंस है, लेकिन ये की एग्जांपल अभी दिया है। छठा पॉइंट क्या कह रहा है, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखो ये तो आप SN1 SN2 में पढ़ चुके हो, आप लोगों ने शायद ये मैंने पॉइंट को डिस्कस भी किया था कि SN1 में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट रिएक्शन के रेट को बढ़ाते हैं और SN2 में पोलर एप्रोटिक, ठीक है। फिर उसके रीजन भी पढ़े थे, उसमें एक रीजन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी था, हाँ ना, वो कि अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बदलता है, ठीक है, अगर उसमें इस तरह का एक एग्जांपल मैंने लिया था कि एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN1 रिएक्शन थी, एक बार उसको पानी के अंदर कराई और उसी SN1 रिएक्शन को मैंने एथेनॉल के अंदर कराई थी, ठीक है। तो पानी भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है और एथेनॉल भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, ठीक है, रेट घट गया था। तो वहां पे बात हुआ था कि जब दोनों पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो रेट क्यों चेंज हो रहा है, तो बात हुई थी कि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है, एथेनॉल का या अल्कोहल का कम है, इसलिए रेट थोड़ा सा कम हो गया, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी पे भी रेट डिपेंड कर जाता है। ऑर्गेनिक में ऐसी रिएक्शंस हम लोग पढ़ते भी हैं, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, बस ये पता होना चाहिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिपेंड करता है ना, देखो लिखा हुआ है। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा होता है उतना रेट फास्ट होता है, ठीक है, वो चाहे SN1 है या SN2 है, तो ये सभी के लिए मोर इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और मीडियम ग्रेटर विल बी रेट ऑफ आयनिक रिएक्शन, ठीक है। आयनिक रिएक्शंस अगर मतलब उसमें कोई आयंस वगैरह बन रहे हैं उस रिएक्शन में, तो बेटा जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतना रेट फास्टर होगा। 7वें नंबर में क्या कह रहा है, इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। लेकिन ये पॉइंट सबके लिए नहीं है, ये फोटोकेमिकल के लिए। अगर कोई रिएक्शन फोटोकेमिकल है ना, तभी ये 7वां नंबर का पॉइंट वैलिड होगा। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन में देखते हैं कि अगर हम लोग किसी पर्टिकुलर लाइट की प्रेजेंस में कराते हैं रिएक्शन और उनकी प्रेजेंस में कराने पर रिएक्शन अगर इनिशिएट होने लगती है तो उनको फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। और फोटोकेमिकल रिएक्शन का रेट लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। फोटोकेमिकल रिएक्शन का रेट लाइट की या जो भी रेडिएशन है उसकी इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। मतलब लाइट की इंटेंसिटी आप बढ़ाएंगे तो रेट बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने में रेट नहीं बढ़ता है, इंटेंसिटी बढ़ाने में रेट बढ़ता है, ठीक है। तो ये है बाकी प्रेशर, ये वाला पॉइंट गैसों के लिए कि अगर कोई गैसियस फेज में हो रही रिएक्शन तो बेटा हाई प्रेशर लेने का रेट बढ़ता है, ठीक है। और ये तो बहुत कोई वैसा पॉइंट नहीं है, हम लोग के काम का पॉइंट नहीं है, फिर भी लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड भी रिएक्शन के रेट को अल्टर करती है ना। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर रेट डिटरमाइनिंग फैक्टर इफ ए रिएक्शन इन्वॉल्व पोलर स्पेसीज। अगर उस रिएक्शन में पोलर स्पेसीज है तो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस या एब्सेंस में रिएक्शन का रेट इफेक्ट करेगा। वही रिएक्शन एक बार प्रेजेंस में कराओ तो रेट कुछ और होगा, वही रिएक्शन अगर इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक एब्सेंस में कराएंगे तो रेट कुछ और होगा, ठीक है। तो ये टोटल इतने फैक्टर हैं जो रिएक्शन के रेट को चेंज करते हैं, ठीक है ना। तो थ्योरी वाला पॉइंट है, मतलब अगर आपसे ये पूछ दिया तो पता होना चाहिए कौन सा फैक्टर है, ठीक है। अब इसके बाद आता है टॉपिक ऑर्डर, कि ऑर्डर क्या होता है और कैसे इसको निकालते हैं, मतलब ऑर्डर को डिटरमाइन कैसे करते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ऑर्डर क्या होता है और उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है तो उसको बहुत अच्छे से समझिएगा।
ठीक है। ऑर्डर जो होता है, पहली बात तो ये एक्सपेरिमेंटल टर्म होता है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया था, ठीक है। और उसको कैसे थ्योरी में कैसे, अब वास्तविकता में तो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं, लेकिन थ्योरी में हम लोग उसको कैसे पढ़ते हैं, कैसे समझते हैं, उसकी हम लोग बात करने जा रहे हैं, ठीक है। थ्योरेटिकली उसको कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। जैसे मैंने माना कि कोई केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, और इस तरह की रिएक्शन है, A प्लस B से कुछ बन रहा है C प्लस B, इस टाइप का कोई जनरल इक्वेशन बना ली, ठीक है। तो ये एक रिएक्शन है, हाँ? और ये रिएक्शन आपको ये पता है कि काइनेटिक्स में रिएक्शंस को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एलिमेंट्री स्लो रिएक्शन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। मतलब स्लो रिएक्शन भी दो तरह की होती है, एलिमेंट्री रिएक्शन या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है, जो यूनि स्टेप होती है, वन स्टेप में कंप्लीट हो जाती है ना, उनकी मैकेनिज्म एक स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। जैसे ऑर्गेनिक में SN2 आप पढ़ते हैं, SN2 एक स्टेप में कंप्लीट होती है ना, तो SN2 रिएक्शन की मैकेनिज्म को हम लोग यूनि स्टेप या एलिमेंट्री रिएक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सी केमिकल रिएक्शन ऐसी होती है 2 स्टेप या 3 स्टेप या 4 स्टेप या n स्टेप में कंप्लीट होती है। तो जो मल्टी स्टेप रिएक्शन होती है वो सब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की कैटेगरी में आती है, वो सब स्लो रिएक्शन में कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की कैटेगरी में आती है, ठीक है। जैसे SN1 पढ़े तो 2 स्टेप में होती थी, है ना, लेकिन SN1 में कई बार कार्बोकेटायन बन के रीअरेंज करता था, वो 3 स्टेप में होती थी, तो वो सब वो फिर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की कैटेगरी में आती है ना। ये बात समझ आ रही? तो उसी को थोड़ा समझ के चलते हैं कि ये रिएक्शन हमारी जो है ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। पहले मान के चलते हैं कैसी रिएक्शन है, एलिमेंट्री, है ना, क्योंकि दो केस बनते हैं इसमें। अगर उसको ऑर्डर को अच्छे से समझना चाह रहे हो तो इसको ऐसे लिखो कि स्लो रिएक्शन दो तरह से क्लासिफाई करते हैं हम लोग काइनेटिक्स में, आइदर एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है? तो मेन डिफरेंस यही है, जो आपकी स्लो ये होती है देखिए, तो एलिमेंट्री रिएक्शन लिख लीजिए, वन स्टेप रिएक्शन होती है, वन स्टेप रिएक्शन, ठीक है, एक ही स्टेप में यूनि स्टेप रिएक्शन होती है। अच्छा बताओ, अगर कोई रिएक्शन एक स्टेप में है तो उसका वही स्टेप स्लो होगा, है ना, अगर स्लो रिएक्शन है तो वही स्टेप स्लो होगा। अच्छा, मतलब इसका मतलब वही स्टेप उसका रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा, ठीक है। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बात करो तो दीज आर मल्टी स्टेप रिएक्शन, multi-step reaction. Multi-step reaction means that is completed in 2 or more number of steps, ठीक है। तो मल्टी स्टेप रिएक्शन वो रिएक्शन जो 2 या 2 से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होती है, ठीक है। अगर मान लो कोई रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट हो गई तो या तो उसका पहला स्टेप स्लो होगा तो दूसरा फास्ट होगा, है ना, क्योंकि ओवरऑल रेट रिडक्शन स्टेप एक ही होता है ना, या पहला फास्ट होगा तो दूसरा स्लो होगा, है ना। बोलो दो केस बन सकते हैं। अगर वो मान लो कि 3 स्टेप में कंप्लीट हो रही है तो उसमें या तो पहला स्टेप स्लो होगा बाकी दो फास्ट होंगे, या दूसरा स्लो होगा पहला तीसरा फास्ट होगा, या तीसरा स्लो होगा पहले में फास्ट होगा। तो उसमें कई सारी सिचुएशंस हो सकती हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो हमें पता है कि पहला ही एक ही स्टेप में कंप्लीट हो रही है, वो वही स्टेप क्या है, स्लो रिएक्शन है। तो पहले हम लोग बात, हाँ इसमें नहीं स्लो स्टेप जो होता है, स्लो स्टेप स्लोवेस्ट स्टेप होगी, ज्यादा समझ इसको क्लियर रहेगा।
क्योंकि स्लो रिएक्शन में एक स्टेप ऐसा होता है जो सबसे धीमा होता है और वो एक ही होता है, बाकी उसके रिस्पेक्ट में फास्ट होते हैं, बाकी स्टेप जो होते हैं उसके रिलेटिवली फास्ट ही होते हैं, और वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। मतलब पूरे रिएक्शन का रेट कंट्रोल वही वाला स्टेप करता है, स्लोवेस्ट स्टेप। हाँ, इसलिए हम लोग स्लोवेस्ट स्टेप पे मतलब ऑर्डर जो निकालते हैं ना स्लोवेस्ट स्टेप से निकलता है। तो ये बात समझ में आई ना? अब देखो, अब पहले मान लेते कि एलिमेंट्री रिएक्शन, पहले हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग कैसी रिएक्शन की बात करने जा रहे हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, तो एलिमेंट्री रिएक्शन अगर है तो ये मान लेते हैं कि एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है। तो मान लिया कि ये जो रिएक्शन है A + BB से CC + DD बनता है, वो कैसी रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन है। एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब वो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो रही है। तो यही स्टेप इसका क्या होगा, स्लोवेस्ट स्टेप, या यही इसका रेट डिटरमाइन स्टेप होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, जो हम लोग 11th क्लास में पढ़ा था केमिकल इक्विलिब्रियम, तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है, किसी रिएक्शन का रेट उसके स्लो स्टेप डिपेंड करता है। उस स्लो स्टेप में जो भी रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे होते हैं वो उनके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, और रेज़ टू पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मतलब उनके कंसंट्रेशन में उनके कोएफिशिएंट पावर में ले लेते हैं, है ना। ऐसे तो लिखा था ना कैसे तो लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो उस रिएक्शन का रेट उस रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे पहली बात में डिपेंड करेगा। दूसरी बात, उस रिएक्टेंट के उन रिएक्टेंट के जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होंगे वही उसकी पावर में आएंगे, यही इसकी पावर में भी ले लेंगे। ठीक है, बोलो भाई, क्या करूं? नहीं, यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं मान रहे हैं। हाँ, यहाँ पे मान रहे हैं कि इररिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर मान लो बैकवर्ड रिएक्शन भी चल रही होती तो फिर वो CD पे डिपेंड करता है। तो ये मान के चल रहे कि ये तो एक ही डायरेक्शन में चल रही है, तो ये रेट फॉरवर्ड रिएक्शन का है, बैकवर्ड इसमें चली नहीं रही। ठीक है, तो ये ऐसे हम लोग लिखते हैं वहां पे, है ना। अब देखो, काइनेटिक्स ये कहती है, काइनेटिक्स ये बोलती है कि अगर किसी रिएक्शन का रेट ला आपको दे दिया जाए थ्योरेटिकली, वैसे ये रेट ला हम लोग एक्सपेरिमेंटली मेजर करते हैं, लेकिन आपको अगर रिएक्शन के साथ में ये साइड में लिख के दे दिया जाए तो हम लोग ऑर्डर बता सकते हैं। कैसे, उस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के टर्म है उसका हम लोग क्या कर देंगे, अलजेब्रिक सम कर देंगे। ठीक है, मतलब कंसंट्रेशन टर्म की पावर में जो नंबर लिखे एक्सपोनेंट्स हैं उनका सम कर देंगे, और वो हमारे किसके बराबर हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा सम ऑफ एक्सपोनेंट्स। ऑर्डर को थ्योरेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं, ऑर्डर इज डिफाइंड एज सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन रेट लॉ। ठीक है, रेट लॉ में जो कंसंट्रेशन के टर्म है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन, उनकी पावर में जो भी नंबर लिखे हुए हैं, है ना, उन्हीं का सम ऑर्डर के बराबर होता है। ठीक है, तो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, और ये अभी हम लोग डिस्कशन किसके लिए कर रहे हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। तो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए तो ऑर्डर जो होगा वो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, A + B के बराबर हो जाएगा। मतलब इनडायरेक्टली आप कह सकते हो कि जो भी रिएक्टेंट के कोफिशिएंट है ना, उनका सम ही ऑर्डर के बराबर हो जाएगा। लेकिन ये बात तब तक वैलिड जब तक वो रिएक्शन कैसी है ना, एलिमेंट्री। लेकिन आपका पाला पड़ने वाला है इस चैप्टर में 99% में कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। आपको एलिमेंट्री रिएक्शन गलती से भले कहीं भूले भटके मिल जाए, या आपको ज्यादातर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ही दी जाएंगी इस चैप्टर में खास तौर पर। और अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दी जाएंगी तो आप समझ पा रहे हैं वहां पे क्या होगा, अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दिया जा रहा है तो वो 2 या 2 से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट हो रही होगी। ठीक है,
अगर आपको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दी जा रही होगी तो बेटा वो एक स्टेप पे तो कंप्लीट नहीं हो रही होगी, वो कई सारे स्टेप में कंप्लीट हो रही होगी। अच्छा, और आपको बीच वाले स्टेप बताए नहीं जाएंगे, आपको वो बीच वाले स्टेप आ जाएगा, आपको वो केवल रिएक्टेंट दे देगा और प्रोडक्ट दे देगा। सर ऊपर कंसंट्रेशन बी का सर बी है और नीचे सर कंसंट्रेशन सी है, ये कैसे आया? आप क्या कह रहे हो बेटा? मैं सुन नहीं पाया। सर ऊपर कंसंट्रेशन बी का बी है सर, नीचे आपने कंसंट्रेशन बी का सी ले लिया है। अरे नहीं, वो बी ही है बेटा, वो गलती से लिख दिया है ना, वो बी, ठीक है ना, वो बी है। उसको लग रहा है ऊपर बी है नीचे सी आ गया, वो सेम है बेटा। अब देखो, अगर मान लो ये रिएक्शन जो हमारी है वो कॉम्प्लेक्स सर एक मिनट ऊपर कर दीजिए। मल्टी स्टेप रिएक्शन होगी ना, कई स्टेप में कंप्लीट हो रही है, और आपको वो क्वेश्चन में ये उसकी मैकेनिज्म बताएगा नहीं, वो आपको क्या करेगा, केवल रिएक्टेंट लिख देगा और केवल फाइनल प्रोडक्ट बीच में क्या बन रहा है कुछ बताएगा नहीं। मैकेनिज्म ऊपर से जब मैकेनिज्म बताएगा तो हम लोग अंतर्यामी तो है नहीं कि हम लोग हजारों रिएक्शन की मैकेनिज्म रटे बैठे हैं, है ना, कोई नहीं याद कर सकता। तो हम लोग को पता है, हम लोग को हवाई नहीं लगेगी कि पहला स्टेप स्लो है कि दूसरा स्टेप स्लो है कि तीसरा स्टेप स्लो है। बोलो भाई, तो लॉ ऑफ मास एक्शन हम लोग किस स्टेप के लिए लगाएंगे? बात समझ आ रही? जब हमें बताया ही जाएगा कौन सा स्टेप है, तो फिर इन जनरल ये बोला जाता है कि हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि उसका बीच का कोई स्टेप क्या होगा, स्लो स्टेप होगा। और उसके लिए जब लॉ ऑफ मास एक्शन लिखेंगे, जब कुछ इंफॉर्मेशन हमें होगी नहीं इस तरह के क्वेश्चन में, तो हम लोग कैसे लगाएंगे? जब लगाएंगे अप्लाई लॉ ऑफ मास एक्शन, जब लोग लॉ ऑफ मास एक्शन लिखेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन, तो हम लोग इन जनरल बातें करने लगेंगे। फिर हम लोग बोलेंगे इस रिएक्शन का रेट ठीक है, वो रिएक्टेंट ए और बी के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, लेकिन हमें ये नहीं श्योर है कि उसके स्लोवेस्ट स्टेप में उसके कितने मोल रिएक्ट कर रहे हैं। जैसे कैपिटल ए के स्मॉल ए मोल लेके चल तो रहे हैं पहले स्टेप में, लेकिन इसके स्लोवेस्ट स्टेप में ए के ए मोल पूरी ना रिएक्ट कर जाएंगे, है ना। हो सकता है स्लो स्टेप में ए के मान लो ए नंबर कोई 10 है तो 10 के 10 मोल रिएक्ट कर जाएंगे, हो सकता है 2 ही मोल रिएक्ट कर रहे हैं, 3 ही मोल रिएक्ट कर रहे हैं, है ना। अगर एक स्टेप में हो रहे हो तो ये श्योर होते हैं कि 10 के 10 मोल पूरे रिएक्ट कर रहे हैं पूरे, है ना। तो यहाँ पे ये हमें बोलना पड़ेगा कि रिएक्टेंट ए के कंसंट्रेशन डिपेंड कर रहा है, लेकिन पता नहीं उसके कितने कोएफिशिएंट रिएक्ट कर रहे हैं। तो मान लिया कि m मोल रिएक्ट कर रहे हैं और m a के रिस्पेक्ट में क्या है, ऑर्डर, ठीक है, और b के कितने मोल रिएक्ट कर रहे होंगे उसके स्लोवेस्ट स्टेप में कुछ पता है नहीं, मान लो m, ठीक है ना, क्योंकि हमें एग्जैक्ट तो पता नहीं कौन सा स्टेप स्लो और कितने मोल रिएक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग जनरल लिख देंगे बेटा। अगर मान लो कोई तीसरा रिएक्टेंट होता तो उसके लिए हाँ, लेकिन इंटरमीडिएट पे डिपेंड नहीं करता कभी। अभी ये चीज भी आगे क्लियर होगी कि बीच में इंटरमीडिएट बन रहा है नो डाउट, लेकिन किसी रिएक्शन का ओवरऑल रेट इंटरमीडिएट के कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट होता है। उसका रीजन ये होता है इंटरमीडिएट जिस रेट से बन रहे होते हैं उसी रेट से अगले स्टेप में कंज्यूम भी हो रहे होते हैं, तो उनके रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ डिकम्पोजिशन बराबर होता है, तो उनके रेट ओवरऑल नहीं डिपेंड करता है। हाँ, मतलब वो ओरिजिनल रिएक्टेंट, मतलब वो ओरिजिनल रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेंगे, लेकिन उस समय उसके कितने कोएफिशिएंट मोल रिएक्ट कर रहे होंगे ये तब तक नहीं बता सकते जब तक उसकी मैकेनिज्म ना दी जाए। तो मैकेनिज्म दी नहीं जा रही होगी तो हम लोग कैसे लिख दिया करेंगे, ऐसे लिख दिया, है ना। और यहाँ से हम लोग अगर बोलेंगे इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है तो ऑर्डर m+n आ जाएगा, है ना। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हम लोग ऐसे ही रेट ला लिखा करेंगे, है ना। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में अगर हम लोगों को रेट ला लिखने को बोला जाएगा तो फिर हम लोग कुछ भी ऑर्डर मान लेंगे, m n p q x y, अपने मन से आप कुछ मान सकते हो। तो यहाँ पे मैंने मान लिया कि a के रिस्पेक्ट में ऑर्डर m है और b के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है, n।
तो ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा, ओवरऑल ऑर्डर दोनों के सम के बराबर हो जाएगा m+n, ठीक है। लेकिन कोई पूछे इंडिविजुअली कि m क्या है या n क्या है, तो m को बोल सकते हैं ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट A, और n क्या है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट B, और m+n ओवरऑल ऑर्डर है ना, यहाँ पे लिख देना ओवरऑल, ठीक है, मतलब वो पूरी रिएक्शन के रिस्पेक्ट में, तो पूरी रिएक्शन का ऑर्डर ओवरऑल ऑर्डर m+n है, लेकिन इंडिविजुअली A के रिस्पेक्ट में वो केवल A के रिस्पेक्ट में m है ऑर्डर स्मॉल है, और B के रिस्पेक्ट में स्मॉल है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए फिर हम ऐसे रेट लाइन लिख दिया करेंगे, ठीक है। सर यहाँ पे हम लोग ए और बी क्यों ले रहे हैं, सी डी क्यों नहीं ले सकते? यहाँ नहीं, देखो लॉ ऑफ मास एक्शन बेटा ये कहता है कि रिएक्शन का रेट जो होता है वो रिएक्टेंट के ही कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम लोग अपनी तरफ से जब भी रेट का मतलब लॉ ऑफ मास एक्शन लगाएंगे तो उस रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट है उन्हीं पे डिपेंड कराएंगे रेट को, ठीक है, प्रोडक्ट पे नहीं। हाँ, अगर ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती, मान लो बैकवर्ड रिएक्शन चल रही होती, तो फिर आप कह सकते थे कि बैकवर्ड रिएक्शन का जो रेट है, क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट C और D होंगे, तो बैकवर्ड रिएक्शन का रेट C और D के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। लेकिन हम लोग पूरी केमिकल काइनेटिक्स में बात करने वाले हैं फिर रिवर्सिबल रिएक्शन की, इसलिए हम लोग रिएक्टेंट पे ही रेट लिखेंगे, है डिपेंड करेंगे। तो बोलो बात समझ आ गई? यस सर। अब देखो, अब मान लो किसी कॉम्प्लेक्स, अच्छा इससे समझ में आ रही है, आनी चाहिए मेरे ख्याल से, कि बताओ क्या m की वैल्यू क्या कभी a के बराबर हो ही नहीं सकती है, कि हो भी सकती है ना, कि पता चला कि m की वैल्यू a के बराबर है, हाँ, लेकिन फिर n की वैल्यू भी b के बराबर नहीं होगी, नहीं तो एलिमेंट्री रिएक्शन हो जाएगी ना, ठीक है। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, मतलब कैसी कैसी पॉसिबिलिटी इन जनरल अगर इसी में हम लोग लिखें तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ऐसा हो सकता है कि m a के बराबर है यदि, तो फिर n b के बराबर नहीं होगा, ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि n b के बराबर हो तो m a के बराबर नहीं हो, या ऐसा भी हो सकता है कि ना तो n a के बराबर हो ना n b के बराबर। बोलो भाई, ऐसा भी हो सकता है कि ना n a के बराबर है ना b, लेकिन दोनों एक साथ बराबर नहीं हो सकते, नहीं तो फिर वो रिएक्शन क्या हो जाएगी, फिर वो एलिमेंट्री रिएक्शन हो जाएगी। वो हम लोग मान के चल रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स है, तो वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखो इसमें अगर आपसे छोटे मोटे क्वेश्चन पूछाएंगे, जैसे एनटीए ने इसी साल या पिछले साल एक क्वेश्चन बहुत सिंपल सा पूछा था कि उसने एक रिएक्शन लिख दी थी a + b + c से कुछ बना दिया d, ठीक है, और उसका रेट ला भी लिख के दे दिया, रेट ला भी लिख दिया a की पावर 1, b की पावर 1/2, c की पावर 3/2, और पूछा था व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब उसी में 4 ऑप्शन बना दिए। अब इतना आसान क्वेश्चन आ जाए तो गल्ले गल्ले हो जाएगी। रिएक्शन दे दी और बता दी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, अच्छा ना भी बताता कॉम्प्लेक्स तो बच्चे इतने समझदार है कि यहाँ लिखा है 2, यहाँ लिखा है 1, मतलब n a के बराबर नहीं, तो इससे समझ में आ रहा है कि कॉम्प्लेक्स है ना, एलिमेंट्री नहीं है। हाँ, लेकिन ऑर्डर अगर पूछ रहा है रिएक्शन का तो क्या बोलोगे, ओवरऑल ऑर्डर है ना। तो जितने भी रिएक्टेंट हैं, 3 रिएक्टेंट है, तीनों के कंसंट्रेशन की पावर का सम ही ओवरऑल ऑर्डर हो जाएगा, है ना। आंसर तो बहुत आसान है। हाँ, लेकिन वो पता है थोड़ा तो कंफ्यूज करेगा ना, कुछ बच्चे सोचेंगे 2 प्लस, भाई जिसने नहीं पढ़ेगा वही ऐसा सोचेगा कि 2 + 1 + 1 ऑर्डर के 4 तो नहीं, ठीक है,
तो वो अगर एलिमेंट्री होती तब तो ठीक है कि उससे निकालते हैं, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स है तो रिएक्शन को देखेंगे ही नहीं क्या लिखा हुआ है, हम लोग सीधे रेट ला को देखेंगे। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ऑर्डर निकालने का मतलब सीधे रेट ला को देखो, रिएक्शन को मारो गोली, रिएक्शन को मत देखो, और कंसंट्रेशन की जो भी पावर है उनका आप एल्जेब्रिक सम करते चले जाओ, है ना, आपको ऑर्डर मिल जाए। ठीक है, हाँ वो भी अभी आई बातें, वो बात भी सही करो। कोलिजन थ्योरी ये कहती कि मैक्सिमम ऑर्डर 4 हो सकता है, 4 से ज्यादा एक्सीड कभी नहीं कर सकता, वो भी बहुत रेयर है कि 4 ऑर्डर हो, है ना। 3 ऑर्डर तो तब भी प्रैक्टिकल है, लेकिन 4 ऑर्डर कुछ रिएक्शनों का मिल जाता है, जैसे कैनिजारो रिएक्शन का, लेकिन 4 से ज्यादा नहीं मिल पाता है। हायर ऑर्डर की रिएक्शन बहुत रेयर होती है, 4 से ज्यादा ऑर्डर स्लो रिएक्शन में नहीं, फिर वो फास्ट रिएक्शन की कैटेगरी में बिलोंग है ना। तो इसका मतलब अगर आपको किसी रिएक्शन कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दिया, अच्छा अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दे दे केवल, तो पूछे ऑर्डर बताओ, ये ना दे तो क्या बता पाएंगे, तो नहीं बता पाएंगे। तो ध्यान रखना, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन केवल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को देखकर ऑर्डर नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, उसके साथ में उसका रेट ना देना कंपलसरी है ना। हाँ अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है, केवल रिएक्शन दे दिए तो फिर रिएक्टेंट के कोएफिशिएंट का सम से ऑर्डर निकाल सकते हैं, वहां पे नहीं दिया चल जाएगा। तो इसमें एक बात समझ में आ रही है, ऑर्डर जो होता है वो रेट ला पे डिपेंड करता है। ऑर्डर किस पे डिपेंड करता है, रेट ला पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब जैसे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं ना। वैसे तो ये एग्जांपल कॉमन है, तो इस पे लंबी होती है। तो एक टेबल ये है, और इस टेबल में एक कॉलम में रिएक्शन भी, अगले कॉलम में उसका रेट ला दिया हुआ है, और एक तीसरा कॉलम हम लोग बनाएंगे जिसमें उसका क्या लिखेंगे, ऑर्डर। ठीक है, अब देखो एक एक करके बता दो। जैसे मान लो ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, क्या 2 होगा, तो हमें रिएक्शन को नहीं देखना है, ऑर्डर के लिए हमें उसके रेट ला को देखना है, और रेट ला में कंसंट्रेशन की पावर 1 है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा। तो पहला एग्जांपल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का है, ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन का ऑर्डर मतलब पहले का आंसर आप लिखो फर्स्ट, ठीक है, ऑर्डर 1, ठीक, फर्स्ट ऑर्डर। सेकेंड का बताइए क्या होना चाहिए, है ना। तो रिएक्शन काफी भारी भरकम है, उसको मत देखो, आप सीधे रेट ला देखो। रेट ला में यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 है, सम करो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है, तो ऑर्डर 4 हो, ठीक है। थर्ड रिएक्शन आर्थो पैरा हाइड्रोजन आर्थो हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो रही है, और इसका रेट ला जरा देखो। इस रिएक्शन का रेट के मतलब रेट कांस्टेंट एक्टिव मास ऑफ पैरा हाइड्रोजन पावर 3/2 है ना, तो कितना हो गया, पावर कंसंट्रेशन की पावर ही रेट ऑर्डर होती है रेट ला में, है ना, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 3/2। इससे ये समझ में आ रहा ऑर्डर में भी फ्रैक्शनल, है ना, ऑर्डर फ्रैक्शनल भी हो सकता है, हो सकता है। अब जैसे अगला एग्जांपल देखो, इसमें NO2 प्लस CO से मिलके NO प्लस CO बनता है, इसमें रेट कितना कह रहा है कि NO2 की पावर 2 है, CO की पावर 0 है ना। इसका मतलब ये कितने ऑर्डर की रिएक्शन हो गई, 2 + 0 का डालो, 2 + 0 ओवरऑल ऑर्डर क्या हो गया, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन हो गई, ठीक है। इसके बाद अगला एग्जांपल ये है, इसमें O2 का स्क्वायर है और ओजोन की पावर नहीं, ओजोन का स्क्वायर O2 पर -1 ऑर्डर, है ना। अच्छा विद साइन ऐड करना है, एल्जेब्रिक सम देते हैं, तो 2 और -1, ठीक है, तो नेक्स्ट टोटल ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, नहीं 2 - 1 बराबर ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी। और लास्ट वाली ये फोटोकेमिकल रिएक्शन देखो, ये H2 + Cl2 से HCl वाली रिएक्शन है, ये बहुत फेमस है एनसीईआरटी में,
तो ये रिएक्शन कहीं दिख जाए, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन का जो रेट होता है ना तो हाइड्रोजन के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, ना क्लोरीन के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है ना। इसका मतलब ये 0 + 0 मतलब 0 आ रहा है, ओवरऑल ऑर्डर क्या है, 0। देखो ओवरऑल नेगेटिव ऑर्डर डिफाइन नहीं होता है, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ऑर्डर नेगेटिव हो सकता है। ओवरऑल ऑर्डर नेगेटिव नहीं होता है। ओवरऑल ऑर्डर 0 हो सकता है, ओवरऑल ऑर्डर पॉजिटिव में कोई भी इंटीजर हो सकता है एक्सेप्ट 4 से ज्यादा नहीं होगा, है ना। और फ्रैक्शनल हो सकता है ओवरऑल ऑर्डर, वो 4 हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल आया था ना, ये सब स्टैंडर्ड एग्जांपल, ये तो फर्जी वाले एग्जांपल नहीं, ये एक्सपेरिमेंटल इंटीजर दिए गए हैं, ये सारे एग्जांपल स्टैंडर्ड एग्जांपल। तो ऑर्डर में भी फ्रैक्शनल ऑर्डर, ओवरऑल ऑर्डर में भी फ्रैक्शनल, ओवरऑल ऑर्डर में भी 0, ओवरऑल ऑर्डर में भी पॉजिटिव इंटीजर, बट नेवर एक्सीड 4 से ज्यादा नहीं होगा। लेकिन ओवरऑल ऑर्डर नेगेटिव नहीं होता है, हाँ किसी पर्टिकुलर स्पेसीज के रिस्पेक्ट में नेगेटिव हो सकता है, लेकिन सम पॉजिटिव आएगा ओवरऑल ऑर्डर। तो फिर अगली क्लास में इसी के आगे पढ़ेंगे, एक एक करके सारी ऑर्डर की इक्वेशन वगैरह का डिराइव करेंगे, ठीक है। ओके बाय दादा।